स्किन अच्छी है, उसके पैरामीटर क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है फेयर है मतलब अच्छी है। जिनका स्किन कलर थोड़ा डार्क है वो स्किन की एजिंग अच्छी होती है, ग्रेसफुल। Really? यस। कोलाजन क्रीम मार्केटिंग गिमिक, क्योंकि कोलाजन इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि कितना भी चाहो यू कैन नॉट स्क्वीज इट इन स्किन। अगर हम सेलिब्रिटीज को देखें तो फ्लॉलेस स्किन दिखती है, क्या करते हैं वो लोग? उनका काम सिर्फ स्किन का नहीं है, वो पूरा बॉडी का है। Correct. ठीक है, तो उनका सब सॉर्टेड रहता है। सारे जैसे मैंने बोला लाइफस्टाइल में दे ट्राई स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी उनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। वो कांस्टेंट मैनेजमेंट, वो हेल्प लेते हैं प्रोफेशनल्स की, तो उनके स्पेशल शेफ होते हैं जो उनका न्यूट्रिशन बैलेंस करते हैं। करेक्ट। डार्क सर्कल, सो डार्क सर्कल के मेजर 5 से 6 कॉज है जो बहुत कॉमन है। फर्स्ट इज आज बोटॉक्स और फिलर्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो आपके हिसाब से करना चाहिए? बोटॉक्स और फिलर्स दोनों के साइड इफेक्ट्स है। अगर एक लेमैन है, उनको स्किन का ख्याल रखना है, भले उनकी उम्र अभी कोई भी क्यों ना हो, क्या टू डू है कि इतना तो आपको करना ही चाहिए? ज़्यादा तो लोगों को अपने अंदर क्या चल रहा है उससे ज़्यादा पड़ी हुई होती है कि बाहर क्या चल रहा है, उनकी स्किन की हेल्थ कैसी है। सो आज का पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो अपनी स्किन को संभाल कर रखना चाहते हैं। नो मैटर आपकी एज क्या है, नो मैटर आपका स्किन का कंसर्न क्या है, सभी कंसर्न को हमने इस पॉडकास्ट में एड्रेस किया है। वो हो सकता है डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, ड्राई स्किन, या आप एजिंग से दूर रहना चाहते हैं। कोई भी अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, आप कोई मिथ को बर्स्ट करना चाहते हैं, शायद आप कुछ गलतियां कर रहे हैं जो आपको नहीं पता, वो फेशियल का हो सकता है या वो कोई भी डाइट में चेंजेस हो सकते हैं, हमने सब कुछ इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है बिकॉज वी हैव हैड अ वंडरफुल एक्सपर्ट जिनका नाम है डॉक्टर धारा पंड्या, हु इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट और बहुत वेल नोन सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट है, कि जो 10 साल से भी ज़्यादा का अनुभव इस फील्ड में रखते हैं, एंड समबडी कि जो खुद सब कुछ जो बताते हैं वो खुद अपने आप भी प्रैक्टिस करते हैं। पूरे पॉडकास्ट में आई एम श्योर आप एक नोटपैड और पेन लेकर बैठेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप नोट कर सकते हैं। शी इज़ समबडी जिन्होंने पेरिस, यूएस, यूरोप के काफ़ी सारी जगह पर जाकर उन्होंने खुद स्टडी किया हुआ है, एंड आई एम श्योर उनके स्टडी और उनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पूरे पॉडकास्ट को ज़रूर एंड तक देखिएगा और इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही पॉडकास्ट को हर शनिवार शाम को 7 बजे हम रिलीज़ करते हैं। उसे रेगुलरली देखने के लिए अगर फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर लीजिएगा। इसे आप स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी ज़रूर देख सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर धारा, आपने वक्त निकाला वापस से। इसके पहले वाले पॉडकास्ट को लोगों ने बहुत प्यार दिया था, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू मुझे फिर से बुलाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। लवली। सो शुरू करते हैं बेसिक सवाल से कि स्किन अच्छी है, उसके पैरामीटर क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है फेयर है मतलब अच्छी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। फेयर है मतलब अच्छी है, वो पहले से हम स्पेसिफिकली इंडियन सब कंटिनेंट में सबको है कि फेयरनेस चाहिए। एक बहुत सिंपल चीज़ बताती हूँ कि हमारे पास भगवान ने एक बूंद दिया है, मतलब एक आशीर्वाद दिया है जो मेलेनिन है। हम स्किन ऑफ कलर में आते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक सेल है, स्किन सेल, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है, अगर उसको डैमेज हो गया तो वो कैंसर बन सकता है। हमारे सेल में वो कैपेसिटी दी है भगवान ने कि अगर ऊपर से सनरेज आ रहे हैं, डैमेज न्यूक्लियस तक जा रहा है, तो उसके पास एक छाता है जो मेलेनिन है। और वो छाता निकाल के खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो मेलेनिन जो पिगमेंट देता है, पिगमेंटेशन, हाँ, ओके। जो पिगमेंटेशन जो हमें नहीं पसंद, जिसको हम कोसते रहते हैं। वो स्टोरी है ना, वो साबर की, वो उसको पैर बहुत पसंद थे कि मेरे पैर कितने अच्छे हैं, और सिंग नहीं पसंद थे, और उसी से वो फंस गया था। हमें हमारा जो हमें आशीर्वाद में जो मिला है वो नहीं पसंद, हम उसे कोसते रहते हैं, बट एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ सब क्यों नहीं समझते, बिकॉज मैं खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। उसका रियलाइजेशन मुझे तब हुआ जब मैं US और यूरोप कुछ साल के लिए पढ़ने गई थी। आप सोचो कि आप बीच के वेकेशन में गए हो, वापस आके नेक्स्ट वीक अगर कुछ आपको होता है और आप टेंशन में आ गए हो कि ये कैंसर तो नहीं होगा। हुआ है कभी ऐसा?
नहीं होता। नहीं। क्योंकि हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं है कि हाँ ये हो सकता है। वहाँ की ओपीडी में मैंने देखा कि लोग क्या डर में जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो छाता नहीं है जो हमारे पास है, और वो छाते को हम कोस रहे हैं। वो एक्चुअली प्रोटेक्शन है, वो हमें बचा रहा है। तो स्किन ऑफ कलर वो ब्लेसिंग है, मेलानिन ब्लेसिंग है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। बहुत सिंप्लीफाई करूँ ना तो मैंने यहाँ पे डर्मेटोलॉजी में जो पढ़ाई की और जो प्रैक्टिस की, उसमें मैंने जितने कैंसर के पेशेंट्स देखे उससे ज़्यादा मैंने कुछ साल में वहाँ देखे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा है। और वो डर मैंने महसूस किया, वो सिर्फ बुक्स में पढ़ते थे, बट वो महसूस किया कि एक्चुअली क्या डर है। Correct. वो हमें आइडिया ही नहीं है। तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। सो शॉर्ट में अगर हम कहें तो अगर हम धूप में जाते हैं और फिर कहते हैं कि थोड़े से काले पड़ गए, वो मेलानिन की वजह से हुआ। यस, वो आपका छाता है। हाँ, वो आपकी चमड़ी ने छाता निकाला बचाने के लिए। अभी उसमें ऐसा भी होता है कि आपने कई बार लोग कहते हैं कि परमानेंट टैन हो गया। आप रिपीटेड सन में जाओगे तो क्या होगा, रोज़ रोज़ बॉडी छाता निकाल के थक जाएगा, वो एक शेड बना देगा कि भाई अभी ये रोज़ ही होता है, तो आप परमानेंट ही बना दो। परमानेंट लेयर हो गया तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। तो वो प्रोटेक्शन के लिए है, ओके। जो हम डिसलाइक करते हैं। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि जिनका स्किन कलर थोड़ा डार्क है वो स्किन की एजिंग अच्छी होती है, ग्रेसफुली Really? यस। फेयर स्किन में जो ज़्यादा गोरे होते हैं उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बिकॉज उस ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया डैमेज इजीली होगा। उसमें प्रोटेक्शन, पिगमेंटेड स्किन में प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगा। मतलब जिनकी डार्क स्किन है उनको आशीर्वाद है कि एजिंग के लिए उतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा जितना एक फेयर स्किन वाले को रखना पड़ेगा। करेक्ट। वाओ, दिस इज पावरफुल। सो एक आपने बताया कि डार्कर द स्किन बेटर, या इन अ वे, इन अ वे इनडायरेक्टली। मतलब ओरिजिनल टोन डार्कर है तो ठीक है। हाँ। अगर कोई पैथोलॉजी है कि कुछ डैमेज के कारण डार्क हुआ है तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बट आप अगर बर्थ से आपका कलर थोड़ा सांवला है तो कोसो मत खुद को। इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट फेयर एंड लवली मत लगाओ। ओके, इट्स अनदर टॉपिक, हम बात करेंगे। बट एक तो ये हुआ, उसके अलावा कैसे और क्या क्वालिटीज़ है ऑफ अ गुड स्किन, हाउ टू नो कि मेरी स्किन अच्छी है? सो अच्छी स्किन के लिए मैं नॉर्मली पेशेंट को ऐसे बोलती हूँ कि आपकी स्किन हैप्पी है, मतलब वो अच्छी है। हैप्पी मतलब इरिटेशन नहीं है, रेडनेस नहीं है, ड्राइनेस, इचिंग कुछ नहीं है, एक अच्छा हल्का ग्लो है। मैं ग्लो मतलब हल्के ग्लो की बात कर रही हूँ, नहीं वो जो लाइट बल्ब जैसा ग्लो अभी इंटरनेट पे सब लोग दिखा रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जब वो देखती हूँ ना रील्स, आई फील कि यार कोई भी ऑयल लगा लो, उसके सामने चले जाओ, ग्लो करेगा। अब वो कितने टाइम रहता है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। और उतने ज़्यादा ग्लो की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रन बिहाइंड द ग्लो। हल्का एक जो सपल स्किन होती है ना, वो वैसी स्किन हो कि आपको देख के लगे जैसे आपकी स्किन है। इट्स वंडरफुल। कुछ ज़रूरत नहीं है करने की। तो ओवर डूइंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और 4 लोग आके बोले कि हाँ तेरी स्किन बहुत अच्छी है। डोंट डू दैट, मेंटेन इट। करेक्ट। ओके। बुरी स्किन के क्या पैरामीटर्स होंगे कि ये हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको प्रॉबेबली एक डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या आपको ख्याल रखना पड़ेगा? सो जैसे आपको एक्ने हो रहे हैं, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, इचिंग हो रहा है, रेड पैचेस आ रहे हैं, या तो अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन डेवलप हुआ है। पिगमेंटेशन बहुत सारी चीज़ टाइप का होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक मेलाज्मा है, मेलाज्मा पे आई कैन टॉक घंटों तक, हम थोड़ी ज़रूर बात करेंगे। फिर एक है यहाँ पे पिगमेंटेशन कई लोगों को होता है, पेरी ओरल पिगमेंटेशन, पेरी ऑर्बिटल जो अंडर आई सर्कल होते हैं, फोरहेड पे पिगमेंटेशन होता है, कुछ पिगमेंटेशन डाई के कारण होता है। तो बहुत सारी, वो अम्ब्रेला है पूरी पिगमेंटेशन की जो होता है, वो सारा। बाकी एक्जिमेटस स्किन है, मतलब वो आपकी इचिंग स्किन है, ड्राई है, मॉइस्चराइजर लगाओ फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो वो डिसीज्ड स्किन है। तो ये सारी कंप्लेंट्स है। तो उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। गॉट इट। खुद से नुस्खे करने में हो सकता है बैरियर ब्रेक कर दो, और उसमें फिर हमें ट्रीट करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। गॉट इट। अगर एक लेमैन है, उनको स्किन का ख्याल रखना है, भले उनकी उम्र अभी कोई भी क्यों ना हो, क्या टू डू है कि इतना तो आपको करना ही चाहिए? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। एक्चुअली मैं एवरी टाइम फर्स्ट कंसल्टेशन पे पेशेंट को इतनी चीज़ बताती हूँ कि मैंने पहले भी बोला था
ट्रीट स्किन लाइक अ पर्सन, एक इंसान को आप कैसे ट्रीट करोगे उस तरह से। तो 3 लेवल होते हैं मेनली। क्लेंजिंग तो होता ही है, प्रॉपर क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे भी हम बहुत पॉल्यूशन में जीते हैं। उसके अलावा 3 लेवल है, एक है प्रोटेक्शन, दूसरा है गिविंग लव, एंड तीसरा है गेटिंग द वर्क डन। मतलब आपको क्या काम करवाना है उससे, आपको थोड़ा पिगमेंटेशन हटाना है, आपको एक्ने हटाने हैं, आपको रिंकल्स कम करने हैं, वो दैट इज़ द वर्क। ठीक है, तो 3 लेवल हुए। 3 जैसे ट्राइसिकल के पहिए हैं, तीनों साथ में जाते हैं। ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको काम दिया, मतलब एक्टिव एजेंट्स लगाए, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इंस्टाग्राम पे देखे ये वो सब कुछ लगाया, और फिर आप सुबह प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, मतलब सनस्क्रीन नहीं दे रहे, इट इज़ नॉट गुड। ओके, मॉइस्चराइजर आप स्किप कर रहे हो, मॉइस्चराइजर इज इक्वल टू लव। ओके। That you पहले give to- हम आपने बताया प्रोटेक्ट में क्या क्या सनस्क्रीन आएगा, सनस्क्रीन प्रोटेक्ट इज सनस्क्रीन, ओके, लव इज मॉइस्चराइजर, लव मतलब मॉइस्चराइजर, ओके, यस, एंड वर्क इज द एक्टिव्स, जैसे ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक, ट्रेटेनॉइड, Skin जो issue भी, के हिसाब हाँ, से। जो जिस तरह जो आप क्या काम करवाना चाह रहे हो वो। सो ये तीनों चीज़ पैरेलल जाती है। ओके, आप सिर्फ काम कराओ, बाकी 2 नहीं करो, नहीं चलेगा। रादर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि आप सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाओगे ना, स्किन 50% ऐसे ही हील हो जाएगी। अच्छा। फिर थोड़ा ही काम करने की लोग जरूरत स्किप पड़ती है। करते हैं ना, दोनों स्किप करते हैं बहुत सारे लोग जरूर, मतलब तो क्या होता है कि वर्स हो जाता है। मतलब आप सोचो किसी इंसान से आपको काम करवाना है, आप काम से ओवर बर्डन करो, उसको खाना पीना कुछ भी ना दो, तो इट्स बर्नआउट होगा ना। लोग वही करते हैं कि सनस्क्रीन नहीं लगाना। कई बार होता है पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन में ये सनस्क्रीन है, ये मॉइस्चराइजर ले, ये नहीं लेना, सिर्फ एक्टिव लेना, वो नहीं हेल्प करेगा। सनस्क्रीन के ऊपर तो आई थिंक पूरा पॉडकास्ट डेडिकेट कर सकते हैं, आई फील, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताती हूँ डॉक्टर धारा कि मैं कुछ सालों पहले सनस्क्रीन में बिल्कुल नहीं मानती थी। केमिकल करके मेरे माइंड में चलता था कि वो तो बहुत ज़्यादा कैंसरस है और ओवर यूज़ करने से बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। आई विश मुझे पहले किसी ने सही में बताया होता कि सनस्क्रीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों से मैं उससे रिलीजियसली यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन को। मैं पहले खुद मना करती थी कि नहीं यूज़ करना चाहिए, कोकोनट ऑयल लगाओ, नेचुरल सनस्क्रीन है, बट देन मैंने खुद देखा कि वो मुझे ही सूट नहीं कर रहा है, या प्रॉबली वो सभी स्किन को सूट नहीं कर रहा है। तो पहले तो सनस्क्रीन का बेसिक आप दीजिए कि किसको ज़रूरत है, कौन सी उम्र से लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए। आपने एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक खोल दिया है। अभी सनस्क्रीन को लेके बहुत सारी डिबेट चल रही है, एंड यू आर नॉट रॉन्ग फॉर व्हाट यू वर थिंकिंग। सो आई अब थोड़ा ब्रेक करने का ट्राई करता हूँ। सो सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, रिसर्च चल रहा है, कुछ श्योर शॉट नहीं है, बट प्रॉपर डेटा आएगा प्रोबेबली 1-2 साल में, तो प्रिसाइज आइडिया आएगा कि क्या सेफ है और क्या अनसेफ है। सनस्क्रीन को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो एक होता है फिजिकल सनस्क्रीन, दूसरा केमिकल, और तीसरा कॉम्बिनेशन। ओके। बेस्ट सनस्क्रीन जो होता है ना, वो यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है, कि बेस्ट एज इन जो फील में अच्छा लगे। बिकॉज मेरा ये मानना है कि मैं कितना भी बेस्ट सनस्क्रीन दे दूँ ना पेशेंट को, पर उनको अगर फील नहीं पसंद ना, वो 1000 बहाने बना देंगे कि मुझे ये नहीं करना, ये, बट इफ़ दे लाइक इट, वो याद करेंगे और लगाएंगे। और वो कॉम्बिनेशन में मोस्ट कॉमनली आता है। ओके, ओके। फिजिकल और केमिकल का एकदम हल्का सा शॉर्ट में डिफरेंस। सो फिजिकल इज मेनली, उसमें क्या होता है कि वो स्किन के टॉप पे रहता है, उस अब्सॉर्प्शन नहीं होता। जैसे जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वो स्किन के ऊपर रहता है, अब्सॉर्ब करता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओके। केमिकल सनस्क्रीन अब्सॉर्ब होता है। ओके, केमिकल सनस्क्रीन्स आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, कॉस्मेटिकली वो बहुत अपीलिंग होते हैं। ओके, ये जो क्रिकेटर्स वगैरह लगाते हैं वो कौन सा? वो जिंक, वो फिजिकल दैट इज होता है। फिजिकल। ओके, सो अभी केमिकल सनस्क्रीन्स में काफ़ी सारे अच्छे मॉलिक्यूल्स भी आए हैं, बट काफ़ी पुराने मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिबेट चल रहा है, क्योंकि वो अब्सॉर्प्शन होता है, उसके ब्लड टेस्ट में वो देखते हैं कि लेवल्स कितना पहुंचता है, इज इट बिलो थ्रेशोल्ड, अबव थ्रेशोल्ड। एज आई टोल्ड, रिसर्च इज ऑन गोइंग, हमें कुछ टाइम में एग्जैक्ट पता चलेगा। बट अगर आप कंसर्न्ड हो कि मुझे केमिकल सनस्क्रीन नहीं लगाना, कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन नहीं लगाना, तो आप अपने डर्मेट से पूछ सकते हो कि मैम मुझे ऑप्ट आउट करना है, तो मैं कौन सा यूज़ करूँ। बिकॉज फिजिकल सनस्क्रीन्स धीरे धीरे अवेयरनेस जैसे बढ़ रही है, कंपनीज आर कमिंग अप विद अच्छी फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन में प्रॉब्लम क्या है कि वो लगाने में मज़ा नहीं आता, वाइट कास्ट हो जाता है।
और ग्रैन्यूल जैसे होते हैं, मज़ा नहीं आता है। वो जो फील आती है ना वो नहीं आती है। हाँ। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट बिल्कुल मना करे कि नहीं मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगा, आई हैव टू गिव कॉम्बिनेशन, और धीरे से फिर जब उनको अवेयरनेस आए कि नहीं ये तो बेनिफिशियल है, एंड इफ दे हैव कंसर्न्स देन आई ग्रेजुअली शिफ्ट देम टू फिजिकल। सो एज एन एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट आप केमिकल से ज़्यादा पहले तो फिजिकल सजेस्ट करते हैं, ऐसा कह सकते हैं? अभी जैसे डेटा एकदम श्योर नहीं है। ओके, गॉट इट। इंग्रेडिएंट सारे खराब नहीं है, कुछ इंग्रेडिएंट्स है जैसे ऑक्टोक्राइलिन, ऑक्सीबेंजोन, इवोबेंजोन, बेंजोफिनॉन, ऑक्टेनॉक्सेट, ये सारे जो है ना, ये लिस्ट आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट में देख लो, इसमें से कुछ है होने चाहिए या नहीं होने ये चाहिए? नहीं होने चाहिए, मतलब नहीं होने चाहिए, डाउट में है अभी। हाँ, अभी डाउट में है, गॉट इट। तो आपको डाउट है तो अभी साइड में रखो। श्योर एविडेंस नहीं है, पर बिकॉज डाउट है, तो जैसे मेरा श्योर है कि मैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और प्रेगनेंसी में नहीं देती, मैं ऑप्शन ही नहीं देती। ओके। एडल्ट्स में बिकॉज क्या होता है कि मैं फिजिकल सनस्क्रीन सीधा दूंगी तो हो सकता है कि पेशेंट नहीं लगाएंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो मुझे पहले उनको हैबिट डालनी है कि आप यूज़ करो, और उसके बाद ग्रेजुअली अगर पेशेंट कंसर्न उठाता है या तो मुझे लगता है कि नहीं पेशेंट को आई सी सर्टेन थिंग्स, तो मैं उनको फिजिकल पे शिफ्ट करती हूँ। ओके, गॉट इट। ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन? के लिए? इट विल नॉट बी वेरी गुड आइडिया, बिकॉज अभी इतने सारे कंपनीज आर कमिंग अप और बहुत सारे प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू भी हो जाते हैं, और आई एम श्योर ये पॉडकास्ट लंबे टाइम तक रहने वाला है, तो फिर वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, उसका मतलब नहीं है। पर इंग्रेडिएंट्स मैं बता सकती हूँ। फिजिकल के अंदर जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वो देखना है। केमिकल के अंदर ये मैंने जो बताए वो सब, बाकी अच्छे वाले टिनोसॉर्ब है, यूविनल है, ये वाले केमिकल अगर कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन में आते हैं तो ठीक है, सेफ है, मतलब दे आर रिलेटिवली सेफ, उसमें उतना कोई डेटा नहीं है। सी 10 years डाउन द लाइन मैं नहीं बोल सकती, पर अभी जो चल रहा है ना, वो जैसे अभी अवेयरनेस आ रही है, रिसर्च हो रहा है। पहले ये था कि नहीं वो तो होता है, कुछ श्योर नहीं है, अभी ऐसा है कि नहीं शायद सच है। तो अगर मुझे पेशेंट बोलता है तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, सी आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत बोल रहे हो, हम शिफ्ट कर देंगे आपको फिजिकल सनस्क्रीन पे, बट यू प्रॉमिस मी दैट यू विल अप्लाई सनस्क्रीन। करेक्ट, राइट। आपने जो कहा उससे मेरा जो पूरा एक समरी कहूँ तो आई फील इट इज़ कि सनस्क्रीन अगर मुझे यूज़ करना है कि मैं अभी बंद करूँ या यूज़ करूँ, तो आई फील कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सनस्क्रीन को यूज़ ना करना वो 100% स्किन को डैमेज करेगा, एजिंग ज़्यादा करेगा। तो आई रादर यूज़ इट एंड टेक केयर ऑफ माई लाइफस्टाइल। तो क्या है कि वो अगर कुछ डैमेज करने भी वाला है तो लाइफस्टाइल से वो शायद रिवर्स भी हो सकता है। करेक्ट। कौन सी एज से शुरू करना चाहिए? सो मैं नॉर्मली बहुत छोटे बच्चों को नहीं रेकमेंड करती, अनलेस आप बीच वेकेशन पे जा रहे हो, रूटीन में नहीं, ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, सफारी में जा रहे हो, बीच वेकेशन पे जा रहे हो, तो मोर देन अराउंड 1 year आप फिजिकल सनस्क्रीन लगा सकते हो। केमिकल सनस्क्रीन या कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन यूजुअली मैं आफ्टर 13 देती हूँ, नॉट बिफोर दैट। आफ्टर 13 साल के बाद। ओके। और मेन एंड विमेन दोनों के लिए ज़रूरी है? यस, ऑफ कोर्स। क्योंकि मेन को लगता है स्किन केयर तो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। सो एक छोटी बात बताऊँ, मैं जब मेरे पापा को बोलती हूँ कि पापा सनस्क्रीन ज़रूरी है, इज़ लाइक ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। देन आई फील कि ठीक है, सी वो सबके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्किन केयर में हो, आपको चाहिए कि मेरी स्किन अच्छी दिखे, तो आप लगाओ। जैसे मैंने बताया, हमारी स्किन कैंसर से रिलेटिवली प्रोटेक्टेड है, आई वोंट से 100% बट रिलेटिवली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आप एजिंग से कंसर्न हो तो आप सनस्क्रीन लगाओ, बिकॉज आप फिर वर्क कर रहे हो, आप पर वर्क करवा रहे हो आपकी स्किन से, पर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाए, मतलब लव नहीं दे रहे और प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, तो वो उल्टा आपकी स्किन बैरियर को ब्रेक करेगा, एजिंग वर्सन होगा। सो डोंट। सो आप अगर कंसर्न हो आपकी एजिंग से, आपको चाहिए आपकी स्किन हेल्दी रहे, तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है तो आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमारी स्किन टाइप के लिए मैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए नहीं बोल रही। गॉट इट, राइट, गॉट इट। और कितना लगाना चाहिए? मैंने सुना है कुछ 2 fingers में। यस, 2 fingers फॉर फेस एंड नेक, और हाफ TSP, दैट इज टीस्पून। ओके, उतना क्वांटिटी हमें लगाना चाहिए। ओके, या तो हाफ टीस्पून, हाँ, या तो 2 fingers में आ जाए, हाँ, उतना। ओके, उतना पूरे फेस में और नेक में हाँ, यूज करना है। बहुत सारे लोग नेक भूल जाते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली इन योर 30s। हाँ, नेक और हैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कौन सी उम्र के लोग ज़्यादातर आते हैं स्किन इश्यूज को लेकर? ज़्यादातर
20 to 30 सबसे ज़्यादा आते हैं. 20 to 30 में. और 20 to मेजर 30. स्किन इशू क्या हो? Major नंबर skin 1 issue is acne. Major acne. आई थिंक उसके ऊपर तो हमने पूरा पॉडकास्ट डेडिकेट किया Correct, था. correct. व्हाट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम? Second most common problem is different types of pigmentation और फिर Pigmentation. wrinkles. ओके. पिगमेंटेशन कौन सी स्किन टाइप में ज्यादा होने की संभावना है? So हमें ब्लेसिंग भी है और ये प्रॉब्लम भी है हाँ. कि पिगमेंटेशन हमारी स्किन टाइप में थोड़ा ज़्यादा होता है. ओके. इंडियन एशियन स्किन टाइप. बिकॉज क्या होता है कि वो कुछ भी होता है ना, वो छाता निकाल देता है. हाँ. कि अभी मैं बेसिकली बताऊँ, पिगमेंटेशन में इट्स लाइक अ ह्यूज अम्ब्रेला. बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिगमेंटेशन में आती है. पिगमेंटेशन मतलब क्या कि एक पैच कि जो बाजू के स्किन से डार्क है उसको बोलते हैं पिगमेंटेशन. वो पिगमेंटेशन होता है आँख के आजू बाजू, होठ के आजू बाजू. अभी एक एक करके स्प्लिट करे तो होठ के आजू बाजू मोस्ट कॉमन रीजन विटामिन डेफिशिएंसी रहती है. और दूसरा कि विटामिन डेफिशिएंसी. यस, कोई स्पेसिफिक विटामिन? B12 डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमनली कनेक्टेड. इवन Okay. आयरन डेफिशिएंसी के कारण हो ओके. सकता है. ओके. और दूसरा टूथपेस्ट. टूथपेस्ट. यस. सो इफ यू यूज टूथपेस्ट से पिगमेंटेशन? यस, पेरीओरल पिगमेंटेशन इज वेरी कॉमन टूथपेस्ट से. बिकॉज आप टूथपेस्ट व्हेन यू ब्रशिंग योर टीथ थोड़ा फोम यहाँ वहाँ जाता हाँ, है. यहाँ की yes. स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. और फिर वो क्रोनिक डैमेज, क्यूमुलेटिव डैमेज बोलते हैं, एवरी डे. हाँ. सो जब पिगमेंटेशन होता है ना, मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अभी कोई लाइटनिंग एजेंट नहीं लगाएंगे. आपकी स्किन ऑलरेडी रो रही है, उसको काम करना है. फिर उसको लाइट करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो. मेजॉरिटी केसेस में वो ऐसे ही ठीक हो जाता है. अच्छा. तो क्या करना है, उसको मॉइस्चराइजर लगाना है बिफोर ब्रशिंग योर टीथ. अच्छा, मतलब So- सुबह ब्रश करो उससे पहले थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा दो. सो दैट वो जो फोम है वो उसके ऊपर ना छुए, उसे एक लेयर मिल जाए. वो एक लेयर मिल जाएगा तो वो फोम, बिकॉज फोम इज इरिटेटिंग, तो वो आपकी स्किन को इरिटेट करके धीरे धीरे पिगमेंटेशन देगा. जैसे ही उसको एक लेयर मिल जाएगा वो हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा उसको. मैंने बोला कि ट्रीट द कॉज, राइट. तो उससे क्या होगा, इवन कई बार लोगों को क्रैक लिप्स रहते हैं, बहुत ड्राई लिप्स रहते हैं. दिस इज अ वंडरफुल थिंग. वैसलीन पेट्रोलियम जेली, अप्लाई इट, then you brush your teeth and then you can wash your face. वो उस टेम्पररी उस टाइम को बचाने के लिए है कि उस टाइम पे अभी हम ब्रशिंग बंद तो नहीं कर सकते. हाँ, कुछ एब्रेसिव टूथपेस्ट है, आई वोंट नेम इट, पर कुछ टूथपेस्ट है जिसके कारण रिपीटेडली होता है कि आपको अंदर जब ब्रश करे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फीलिंग आती है. हाँ. वो टूथपेस्ट से ज़्यादा होता है. ओके. क्योंकि जो उसमें- सो कॉल्ड बहुत अच्छी टूथपेस्ट होती है उससे ज्यादा कई होता है. बार ऐसा होता है बिकॉज इट इज़ गुड एट क्लिनजिंग. हाँ. वो उसका काम कर रही है, Correct. बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो Correct. उसका साइड इफेक्ट हो रहा है. आई थिंक इवन लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले भी वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज करना है लिप्स को. डेफिनेटली. सो द रूल फॉर लिपस्टिक इज पहले मॉइस्चराइजर फिर सनस्क्रीन. और Lips के ऊपर भी, यस, हाँ. डेफिनेटली. और So, उसके ऊपर कुछ लिप बाम आते हैं SPF वाले, वो लगाए. मतलब लिप बाम सनस्क्रीन वाले आते हैं, वो आप लगा सकते हो, बट यू सी टू इट कि 30 SPF एटलीस्ट हो. Minimum क्योंकि 30 कई बार 10, 15, 12 वाले भी आते हैं, वो ओके. इट्स नॉट वेरी गुड. और स्किन के लिए, फेस के लिए? फेस के लिए यूजुअली 50 SPF से ज़्यादा हो तो बेटर है. Okay. नॉर्मली पहले हम 30 रेकमेंड करते थे, बट अब 50 इज़ बेटर बिकॉज हमारे यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, स्वेटिंग के कारण भी थोड़ा वॉश ऑफ हो जाता है. 50 प्लस हो तो बेटर है. वेकेशन पे जा रहे हो तो उससे ज़्यादा आप लो तो इट्स गुड. गॉट इट. एंड बहुत सारे लोग जो है वो इंडोर जब रहते हैं उनको लगता है ज़रूरत नहीं है सनस्क्रीन की. सो जो स्किन डैमेज होता है ना, वो UVA, UVB, विजिबल सनलाइट, विजिबल लाइट, इन सब से होता है. ठीक है. अभी विजिबल लाइट यानी इवन ये जो लाइट हमने यहाँ पर यूज उससे करी भी है वो भी इट इज कॉल्ड HEVL, इट इज हाई एनर्जी विजिबल लाइट. Okay. उससे भी डैमेज होता है. तो Okay. कुछ सनस्क्रीन्स में वो भी लिखा होता है कि HEVL से भी प्रोटेक्शन मिलता है, तो इट इज़ बेटर. सो अभी क्या है कि ग्लास में से, जैसे कई पेशेंट बोलते हैं कि मैम मैं तो बाहर जाती ही नहीं, मैं यहाँ जाता ही नहीं, मैं गाड़ी के ग्लास से आपका UVA 80% से ज़्यादा आता है. आपको लगता है कि क्लाउडी डे पे नहीं लगाया चलेगा, पर UVA तो आ ही रहा है. UVB कट डाउन होता है, अग्री, बट UVA तो आएगा. इंडोर आप अगर विंडो के पास हो, हाँ आपने ब्लैकआउट कर्टन्स लगा लिए हैं तो चलेगा, दैट्स ओके, तो चलेगा. इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन प्रॉब्लम जैसे कि मेलाज्मा इज़ अ वेरी नोटोरियस प्रॉब्लम, पर अगर आपको मेलाज्मा है तो मैं ये बताऊंगी कि आप इवन इफ़ इंडोर्स हो, कर्टन्स है, अगर आप जैसे स्टूडियो लाइट्स में ज़्यादा रहना होता है, या तो आपको हैबिट है फ़ोन पर गेम्स खेलने की, सनस्क्रीन लगाओ. बिकॉज इवन फोन की लाइट भी असर करती है, लैपटॉप की लाइट. यस. सो मैं हर कोई को नहीं बताती है कि आप लगाओ बिकॉज इट इज़ ओवर डूइंग, बट जिनको पिगमेंटेशन है ना उनको उससे भी फ़र्क पड़ता है. जिनको पिगमेंटेशन नहीं है, ठीक है, वो
बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, फिर आप मेन चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे. बट अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आपको प्रोटेक्शन इज़ द बिगेस्ट प्रायोरिटी. ओके, गॉट इट. उसके बाद दूसरा आता है. राइट. एक कॉमन मैन के लिए मॉर्निंग का क्विक में अगर आप बता सके क्विकली, व्हाट इज द रूटीन? Okay, so morning में it will be cleansing first, depending on the skin type. Cleansers, face wash. face wash, yeah. Okay. Face wash. उसके बाद करेंगे. फेस वॉश, सॉरी आई एम कटिंग यू, बट फेस वॉश को अगर आप बताना चाहे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा अच्छा वाला फेस वॉश है, या कौन सा नहीं लेना चाहिए? ओके, सो फेस वॉश में ना ऐसे बुरा और ख़राब नहीं है, आपको आपकी स्किन टाइप से के हिसाब से करना है. तो स्किन टाइप अगर मैं बीच में आई हैव टू, मुझे स्किन टाइप एक्सप्लेन करनी पड़ेगी उसके लिए. यस यस. ठीक है, तो कितने से स्किन टाइप होते हैं? मेजरली बोले तो इट इज़ ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल और ऑयली स्किन. राइट, वो 4 हुए मेजर. तो नॉर्मली फर्स्ट टाइम पेशेंट कंसल्ट में आता है तो आई आस्क कि आपने फेस वॉश किया, उसके बाद आपकी क्या फीलिंग है. कुछ इमीडिएटली लगाना पड़ेगा कि आप नहीं लगाओगे तो चलेगा. अगर इमीडिएटली लगाने का अर्ज है तो वो प्रोबेबली ड्राई स्किन है. अगर ये है कि नहीं चले, लगाओ ना लगाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अवॉइड करती हूँ, तो मोस्टली वो ऑयली कैटेगरी है. कुछ एरिया खिंचता है, कुछ एरिया नहीं खिंचता, तो दैट इज कॉम्बिनेशन. अभी दूसरी 2 कैटेगरीज हैं. एक है जो इन तीनों के साथ ओवरलैप हो सकती है, जैसे सेंसिटिव स्किन टाइप और डिहाइड्रेटेड स्किन टाइप. ओके, सो सेंसिटिव स्किन टाइप को अगर मुझे नेचर उसका बताना है तो मैं उसको मूडी बताऊंगी कि कभी भी कुछ भी पलट जाती है रैंडमली, इतनी हद तक कि आपने खुद ने परफ्यूम नहीं लगाया, आपके बाजू वाले ने परफ्यूम लगाया, उससे भी उसको बुरा लग जाता है. अच्छा. सो दैट इज सेंसिटिव स्किन टाइप. कोई भी प्रोडक्ट सूट ना हो वो कहना मुश्किल है कि उसको क्या पसंद होगा क्या नहीं. देर आर सर्टन रूल्स कि जो फॉलो करो तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम नहीं होता. वो सेंसिटिव स्किन टाइप है. और डिहाइड्रेटेड स्किन टाइप, उसको अगर मुझे बताना है तो इट इज़ लाइक अ डेजर्ट, कि जिसमें कितना भी पानी डालो वो डेजर्ट जैसा ही दिखता है. ओके. द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि डिहाइड्रेटेड स्किन टाइप ऑयली भी हो सकती है. अच्छा. तो आपको लगे कि डेजर्ट और ऑयली, हाउ इज इट गोइंग? लोगों को लगता है वो तो ड्राई स्किन हुई. यस, तो उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? ड्राई स्किन वो इननेटली ड्राई होती है, मतलब पूरी स्किन ड्राई है, जैसे मैंने बताया खींचा खींचा लगता है, वो रफ रहती है, डल दिखती है. पर ऑयली डिहाइड्रेटेड में क्या होता है कि पेशेंट कई बार बोलते हैं कि मैम मॉइस्चराइज़र लगाऊं तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, पर फिर से स्किन ऑयली हो जाती है. और स्पेसिफिकली आप अगर पिंच करो उस स्किन को तो वो क्रेपी स्ट्रक्चर होता है. मतलब क्रेपी मतलब पेपरी, मतलब आप छोटे छोटे रिंकल्स आएंगे. आप ऐसे पिंच करोगे ना तो आपको छोटे छोटे रिंकल्स दिखेंगे, वैसे जैसे पतला पेपर हो ना, ऐसे वो क्रेपी टेक्सचर बोलते हैं. उससे पता चलता है कि ये डिहाइड्रेटेड स्किन है, भले ऑयली है. अच्छा. और डिहाइड्रेटेड स्किन एक्वायर्ड कंडीशन है. एक्वायर्ड माने कि वो ऐसा नहीं है कोई जन्मता है डिहाइड्रेटेड स्किन के साथ, पर डिहाइड्रेटेड स्किन वो जैसे ओवर एक्सफोलिएट कर लिया, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन है, कोई बीमारी आ गई, या अच्छे से मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, पानी कम पिया, ऐसा कुछ फैक्टर है जिसके कारण वो डिहाइड्रेट हो गई है. और उसको आप गुड लव, गुड मॉइस्चराइज़र से ट्रीट कर सकते हो. अलग अलग प्रकार के मॉइस्चराइज़र इज समथिंग आई लव द मोस्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि यू कैन विन द वर्ल्ड विथ लव. वाओ, लवली. ओके, सो पहले आपने फेस वॉश आप बता रहे थे, तो कौन सा अच्छा फेस वॉश? फेस वॉश में अब क्या होता है कि जेंटल फेस वॉश जो नॉन फोमिंग है वो हम यूजुअली ड्राई स्किन में यूज़ करते हैं. ओके, राइट. जो फोमिंग फेस वॉश विद एक्टिव्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, वो ऑयली कैटेगरी में जाता है. ओके, जिनको एक्ने होते हैं उनके लिए बट आपकी अगर ऑयली और डिहाइड्रेटेड स्किन है तो आपके लिए फोमिंग फेस वॉश नहीं है. हाँ, बिकॉज वो और कॉम्प्रोमाइज़ करेगा आपकी स्किन को. तो उस केस में भले आपकी स्किन ऑयली है, आपको जेंटल क्लेंजर यूज़ करना है. मतलब वो नॉन फोमिंग हो, वो क्लेंजिंग करता है, वो उसका क्लीनिंग काम करता है, बट उसमें कुछ एक्टिव इतना नहीं होता कि जिससे आपकी स्किन ड्राई हो. ओके, गॉट इट. ठीक है, तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है कि फेस वॉश करने के बाद आपको स्किन कंफर्टेबल फील होनी चाहिए. खिंचती है थोड़ी, मॉइस्चराइज़र लगाने से ठीक हो जानी चाहिए. कई बार क्या होता है कि एक्ने के पेशेंट्स को यूजुअली, मैम मुझे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है, मुझे फेस वॉश तो बहुत स्ट्रॉन्ग देना बिकॉज मुझे ऐसे लगना चाहिए कि स्किन एकदम क्लीन हो गई.
अभी इफ़ इस पेशेंट को डिहाइड्रेटेड स्किन है तो ये विशियस सर्कल में से कभी बाहर ही नहीं आएंगे, क्योंकि डिहाइड्रेटेड स्किन में क्या होता है, पानी कम होता है, तो वो बॉडी फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। तो जैसे आपने बहुत ज़्यादा एसी में रहते हो, देयर आर चांसेस कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाए, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि बॉडी को फीडबैक मैकेनिज्म में सिग्नल मिलेगा कि ये स्किन बहुत ड्राई है, तो वो ऑयल प्रोडक्शन करेगी। ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होगा तो पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, और जैसे ही पोर्स क्लॉग होंगे एक्ने बढ़ेंगे। सो जिनको भी एक्ने है, मॉइस्चराइज ना करना एक्ने को बढ़ाएगा डेफिनेटली। सो मॉइस्चराइजर आपको अगर ऑयली स्किन टाइप है तो आप जेंटल मतलब लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। रिकमेंडेशन में यू गो फॉर लाइट वेट। इंग्रेडिएंट्स में आप दे सकते हो हाइलुरोनिक एसिड, आप नायासिनामाइड इंग्रेडिएंट हो फॉर ऑयली स्किन टाइप, तो इट इज़ गुड। सेरामाइड्स आर वंडरफुल दीज डेज। सेरामाइड से बहुत अच्छी हीलिंग होती है स्किन की। सो ये 3 चीज़ आप अगर देखो तो इट इज़ गुड। मॉइस्चराइजर में जब तक हो सके ना तब तक सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वो सब मत डालो। प्यार प्योर रहने दो। ओके, डोंट कंटामिनेट एडल्टरेटेड मत करो। काम और प्यार अलग। ओके, डोंट मिक्स इट। सो मॉइस्चराइजर इज अ मॉइस्चराइजर जो सिर्फ आपकी स्किन को काम करता है। उसको उसमें कुछ एक्स्ट्रा बस सब कुछ एक में डाल दो, ऐसा मत करो। मॉइस्चराइजर लाइट वेट। इवन ऑयली स्किन पेशेंट्स को मैं रात को हैवी मॉइस्चराइजर देती हूँ। अच्छा, या सो माई डे टाइम एंड नाइट टाइम मॉइस्चराइजर्स आर ऑलवेज डिफरेंट। मेरे पेशेंट्स को पूरे साल में 5 से 6 मॉइस्चराइजर मिलते हैं। वो जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे मॉइस्चराइजर सीजन के बदलते हिसाब हैं। से। ओके, बिकॉज दैट इज कि आप आपकी स्किन को जानो, उसके फीडबैक सुनो और उसको प्यार दो, तो आधा काम वहीं हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत करना रहता है जो अगर आप सीख लो ना तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं मेरे पेशेंट्स को वही बोलती हूँ कि आपको लॉन्ग रन में अगर आप खुद की स्किन से टॉक करना सीख लोगे ना तो बहुत ईजी हो जाता है। फिर कभी कभार मेरी ज़रूरत पड़ेगी जब बहुत आ गया, यार कोई इवेंट है या कोई वेडिंग है, तो ठीक है, बाकी वो काम चल जाता है। ओके। सो फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, उसके बाद सनस्क्रीन सुबह। सो वो 3 लेयर्स। अच्छा, आपको टोनर पसंद है तो फेस वॉश के बाद टोनर आता है। मैं पर्सनली उतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट आपको टोनर लगाना है तो नॉन अल्कोहलिक यूज़ करो, क्योंकि अल्कोहल से स्किन ड्राई हो जाएगी। और सुबह तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं करनी चाहिए दिन में। प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजेशन, बाकी कुछ नहीं। दूसरा आपको चाहिए तो आप उसके बाद सीरम ऐड कर सकते हो। मतलब स्किन केयर कंसिस्टेंसी के हिसाब से होता है, थिनर टू थिकर। आप पहले मॉइस्चराइजर लगा दिया, उसके ऊपर सीरम लगाया तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक लेयर बन गया ना, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो पहले जो पतला है वो लगाओ। जैसे टोनर के बाद आप सीरम लगाओ, एसेंस लगा सकते हो, उसके ऊपर आप लगाओ मॉइस्चराइजर, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर सनस्क्रीन। गॉट इट। रात को अगर जाते हैं तो रात को फेस वॉश करने के बाद रात का रूटीन इज अ कॉम्बिनेशन। सनस्क्रीन मोस्टली ज़रूरत नहीं होती। रात को मेनली वर्क होता है और हेवी मॉइस्चराइजर, बट नॉन कोमेडोजेनिक। ठीक है, नॉन कोमेडोजेनिक बहुत, हाँ, जिससे खील ना हो। क्योंकि कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर जो होते हैं, जैसे हम नॉर्मल बॉडी लोशन जो बॉडी पे लगाते हैं विंटर में, विंटर क्रीम है, वो मॉइस्चराइजर की तरह अच्छे हैं, बट वो अगर आपको एक्ने है इट्स नॉट सूटेबल। ठीक है, तो पहले रात को क्लेंजिंग के बाद आप एक्टिव एजेंट लगाओगे। एक्टिव एजेंट मतलब जो काम करवाने के लिए आप ग्लाइकोलिक, सैलिक, रेटिनॉल जो भी है, और उसके बाद आप लगाओगे मॉइस्चराइजर। गॉट इट। मॉइस्चराइजर एट नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ मस्ट। शायद काम नहीं कराओगे चलेगा, मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट। सो मॉर्निंग और नाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा ज़रूरी मॉइस्चराइजर रात को लगाना है या दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट? नो, इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर रात को हैवी लगाना है। रात को हैवी लगाना है। रात को हैवी मॉइस्चराइजर लगाना है, बिकॉज सो हैवी का मतलब ज़्यादा लगाना है या हैवी मतलब थिक? ओके, मतलब जो कंसिस्टेंसी मैं सिंप्लीफाई करूँ तो विंटर में मैं हैवी मॉइस्चराइजर सुबह शाम देती हूँ। समर में सुबह का मॉइस्चराइजर लाइट वेट होता है, रात का हैवी होता है। वो एनी रीज़न? बिकॉज दिन में अगर मैं हैवी मॉइस्चराइजर मैं बताऊंगी पेशेंट को तो वो बोलेंगे मैम चिपचिप हो रहा है, इट्स नॉट लुकिंग गुड, अच्छा नहीं दिख रहा। पर रात को आपको सोना ही है, तो मैं बोलती हूँ कि आप बेड के बाजू में रखो, वॉश करके लगा के सो जाओ। डोंट गेट आउट ऑफ योर रूम। आप तो वैसे भी एसी में सोने वाले हो, तो स्किन तो डिहाइड्रेट होने ही वाली है। एक लेयर दे दो, वो ओवरनाइट इतना अच्छे से हील कर देगा, सुबह आपकी स्किन बेटर हो जाएगी टू फेस द पॉल्यूशन ऑफ द डे। गॉट इट। एक ये भी एक क्वेश्चन होता है कि यार एसी में सोना, उससे स्किन थोड़ी डैमेज होती है?
होती है फॉर श्योर। एसी की जो एयर होती है ना, वो उसकी ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, और हमारी स्किन कोई ऐसे इम्पोरस नहीं है, उसमें बहुत सारे ओपनिंग्स है। राइट। तो अकॉर्डिंग टू साइंस जहाँ पानी ज़्यादा है वो बैलेंस करेगा, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है एयर में, तो यहाँ से पानी बाहर जाएगा, सो स्किन आपकी डिहाइड्रेट होगी। ओके, पंखा ज़्यादा बेटर है? पंखा लिटिल बिट बेटर, बिकॉज उसमें ह्यूमिडिटी का कोई रोल नहीं है। कई बार आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, या आपको रोजेशिया या एक्जिमा का कंसर्न है, तो छोटे ह्यूमिडिफायर्स आते हैं, दे ऑल्सो हेल्प, स्किन को हीलिंग में हेल्प करते हैं। सो रात को सोते वक्त एसी तो चालू किया, बट ह्यूमिडिफायर भी ऑन कर दिया। हाँ, तो आपकी स्किन की हेल्थ बेटर रहती है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड करो। पर सी, ह्यूमिडिफायर में ना, इट इज़ लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड। बहुत ज़रूरी है देखना कि ह्यूमिडिटी रूम की बहुत बढ़ ना जाए, वरना रूम में फंगस होने लगता है। हाँ, मॉइस्चर सो बहुत ज़रूरी है कि वो क्रिटिकल बैलेंस मेंटेन हो, तो उस हिसाब से करना है, वरना क्या होगा कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में दूसरा आ गया, बट वो बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट। गॉट इट, ओके। रात को रेटिनॉल आपने बताया एक शब्द, आई पर्सनली लव रेटिनॉल। मैंने थोड़ा बहुत बीच में यूज़ किया था, फिर ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, बट मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, और मैंने खुद देखा मेरी स्किन में रिजल्ट। मुझे लगा कि मैं रात को जब लगाती हूँ रेटिनॉल सिंपल प्योर, सुबह उठने के साथ आई फील द डिफरेंस, मुझे डिफरेंस भी लगता है, और मुझे 15 दिन में ही यूज़ करके नोटिस होता है कि थोड़ी फ्लॉलेस बनती है स्किन। तो आपके हिसाब से रेटिनॉल क्या लगाना चाहिए? क्या वो सही में एंटी एजिंग का काम करता है? डज इट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स? और अगर कोई यूज़ करना चाहते तो कितने समय तक यूज़ करें? सो रेटिनॉल यूजुअली मैं आफ्टर 25 रिकमेंड करती हूँ, लेट 20s में। किड्स में इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो उनको इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन। राइट, इवन प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में नहीं, नॉट इन प्रेगनेंसी, नॉट इवन लैक्टेशन, और नॉट इन किड्स। आफ्टर 25 आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, टीन एज में जब ग्रोथ पूरा हो गया, जब वो हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तब हम रेटिनॉइन देते हैं, विच इज़ अ फादर ऑफ रेटिनॉल फॉर रेटिनॉइन, राइट। सो ऐसा नहीं है कि यंगर एज में नहीं देते, बट एंटी एजिंग पर्पस के लिए आप अगर यूज़ कर रहे हो आफ्टर 25, आई रिकमेंड दैट यू शुड स्टार्ट। ओके। और उससे आपकी स्किन सपल होती है, कोलाजन बढ़ता है, स्किन हाइड्रेशन इम्प्रूव होता है, फाइन लाइंस रिंकल्स कम होती है, स्किन स्मूथ हो जाती है। इट इज़ डेफिनेटली समथिंग कि मैं हर कोई को बोलती हूँ कि आप चालू करो एट 25। अगर कोई पेशेंट मेरे पास 50s में आता है या 60s में आता है, तो मैं राइट अवे रेटिनॉल स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, तो हो सकता है कि वो रेटिनॉल सहन ना कर पाए, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, मेनोपॉज सेट इन हो गया होता है, स्किन थिन हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती हैं, तो मॉइस्चर प्लेज वेरी बिग रोल। ज़्यादा हेवी मॉइस्चराइजर दो, स्किन थोड़ी सपल हो जाए, फिर उसको काम कराओ। तो उसके बाद बकुशियोल और समथिंग वी कैन ऐड, और धीरे धीरे उनकी अगर स्किन टॉलरेट कर पाए तो रेटिनॉइन पे जा सकते हैं। ओके, सो 25 के बाद लेट्स से कोई शुरू करना चाहता है, somebody is 35 और सो, एवरी डे लगाना चाहिए? कितने महीने तक लगाना चाहिए? फुल स्टॉप लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना है, आप कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपको लगाना है। अगर माइल्ड है, आप डेली टॉलरेट कर सकते हो, आप डेली नाइट लगा सकते हो। क्या क्या चीज़ है जो ध्यान रखनी है? आपकी स्किन रेड नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे बोला, लिसन टू योर स्किन। आपकी स्किन रेड हो रही है, ड्राई हो रही है, इचिंग हो रहा है, मॉइस्चराइजर लगाने पे जलन हो रही है, या यू जस्ट फील कि कुछ ऑफ है, समझ में ही नहीं आ रहा। पर मोस्टली क्या होता है, वो रात की क्रीम को कोई ब्लेम नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, फेस वॉश के टाइम, मॉइस्चराइजर लगाने के टाइम, या सनस्क्रीन लगाने के टाइम, तो उस टाइम पे फिर ऐसा लगता है ये सनस्क्रीन खराब है, ये मॉइस्चराइजर खराब है। एक्चुअली आपने रात को जो क्रीम लगाया था वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, उसके कारण आपके ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, स्किन आपकी रेड हो गई, या इसमें से कुछ भी हुआ, तो आपको ब्रेक दे देना है। गॉट इट। आपने ब्रेक नहीं दिया तो इट इज़ ओवर एक्सफोलिएटिंग, और उससे ज़्यादा एजिंग हो सकता है। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेयर टू स्टॉप। रेटिनॉल इज़ ब्यूटिफुल, ट्रेटिनॉइन इज़ इवन बेटर, बट उसका लर्निंग कर्व है। इट इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी, इट इज़ नॉट फॉर, इट कैन बी फॉर एवरीबॉडी, पर आपको सीखो। मतलब मैं सिंपली बताऊँ तो मेरे कुछ पेशेंट है जो ओवरनाइट रेटिनॉइन टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ पेशेंट है जिनको मैं 1 मिनट के लिए देती हूँ, लिटरली आई टेल देम स्टार्ट करो, 1 मिनट रखो, वॉश कर लो, एंड सी दे सी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। 1 मिनट में रिजल्ट मिलता है? यस, उनकी स्किन का टॉलरेंस 1 मिनट। टॉक टू योर स्किन, अगर उसे पसंद नहीं है तो 5 दिन के लिए सारा काम बंद, 5 दिन बाद जो काम दिया था उसका आधा कर दो, एंड सी
टॉलरेट होता है कि नहीं. कई बार आप once or twice a week से भी स्टार्ट कर सकते हो. दैट इज अ सैंडविचिंग मेथड. जैसे मॉइस्चराइजर लगाया, रेटिनॉल में लगाया, फिर से मॉइस्चराइजर लगाया. ओके. अगर आपको सूट होता हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो. Okay. बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर वो सारी टेक्निक को फूल प्रूफ बनाने का वही एक ही सोल्यूशन है कि लिसन टू योर स्किन. आपकी स्किन में कुछ भी ऑफ हो रहा है तो आपके नए मॉलिक्यूल के कारण हो रहा है. इसीलिए बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ मत डालो, वरना पता नहीं चलेगा क्या कौन डिस्टर्ब कर रहा है. स्टार्ट विद वन थिंग सो दैट आपको पता चले कि मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है, मुझे कम करने की ज़रूरत है. धीरे धीरे ऐसे. गॉट इट. जनरली वो टॉलरेट होता है रेटिनॉल मेजर स्किन में? मेजर स्किन में हो जाता है. रेटिनॉल टॉलरेट होता है. ट्रेटिनॉइन इज प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ. वो सब में नहीं होता. वो यूजुअली मैं 2.5 मिनट से स्टार्ट करती हूँ. शॉर्ट कॉन्टैक्ट 2.5 मिनट से स्टार्ट करो. 3-4-5 महीने पर पेशेंट ओवरनाइट चले जाते हैं. उसके कोई साइड इफेक्ट रेटिनॉल ट्रेटिनॉइन दोनों? प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हो, इफ़ यू नो यू आर प्रेग्नेंट, यू शुड स्टॉप इमीडिएटली. बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है. साइड इफेक्ट ये है कि उसको टाइम पे स्टॉप नहीं किया तो आपकी स्किन इट विल बी अ हैवॉक. मैंने टाइम बताया पे स्टॉप नहीं किया तो टाइम पे स्टॉप एज इन जल रही है स्किन, चालू रखा. हाँ, गॉट इट. स्किन अगर इरिटेट हो रही है स्किन और बंद नहीं किया तो साइड इफेक्ट है. तो साइड इफेक्ट. बट सूट हो रहा है तो चालू रखो. तो आप चालू रख सकते हैं. Forever चालू रख सकते हो. फॉरएवर, लाइक Forever. जिंदगी भर आप रात को लगा सकते हैं. और बीच में प्रेगनेंसी आती है तो यू गॉट टू स्टॉप इट, अदरवाइज गॉट इट. और उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी नहीं, आपको? उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. ठीक है. नंबर 1 रीजन रेटिनॉल लगाने का क्या बेनिफिट है? सबसे नंबर 1 जो बेस्ट इज एंटी एजिंग. एडिशनल बेनिफिट इज कि उससे एक्ने भी कम होते हैं. इवन उसका एक्ने स्कार थोड़ा कम होता एक्ने है. स्कार कम होता है. सो उसकी कजिन है रेटिनॉल की, विच इज एडापिलीन, जो कॉमनली एक्ने पेशेंट्स को हम प्रिस्क्राइब करते हैं. Okay. बट वो सब कजिन्स है. इट्स अ फैमिली. ट्रेटिनॉइन, एडापिलीन, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ये सब. मैं चाहती हूँ हम कुछ कॉमन लोगों के जो क्वेरीज है, स्किन के कंसर्न्स है, उनके लिए आप शॉर्ट में कोई टिप्स दे सकते हैं अगर? तो विल टॉक अबाउट दैट. एग्जाम्पल है, पहले डार्क सर्कल लेते हैं. डार्क सर्कल में आप एज अ डर्मेट क्या सजेस्ट करेंगे? क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या करना चाहिए, डाइट में क्या करना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट इट. डार्क सर्कल. सो डार्क सर्कल के मेजर कॉजेज मैं बताती हूँ. पहले 5 से 6 कॉज है जो बहुत कॉमन है. फर्स्ट इज मेकअप. मतलब आप काजल कर रहे हो. काजल कर रहे हो आप, ताकि कई बार मेरे पेशेंट्स आते हैं, दे आर लाइक कि मैम काजल कर रही हूँ बिकॉज नहीं लगाती तो मुझे लोग बोलते हैं कि तू बीमार लग रही है. पर आप वो हटाने के लिए जो घिस रहे हो ना रात को, उससे डार्क सर्कल्स आते हैं. ओह माय गॉड. सो मैं भी थोड़ा तो घिसती हूँ. आई विल बी केयरफुल. बिकॉज क्या है, अगेन स्किन फीडबैक पर काम करेगी. घिस रहे हो आप, स्किन को ये भाई डैमेज हो रहा है, चलो मेलेनिन डालो. डैमेज होगा तो स्किन पिगमेंटेशन देगी. ओके. सो कैसे रिमूव करना चाहिए? आइडियली बहुत सारा जिनको अंडर आई का प्रॉब्लम है, अंडर आई मेकअप नहीं करना चाहिए. मतलब काजल मत करो, आप ऊपर करो. ऐसा नहीं कि ऊपर इज बेस्ट, बट ऊपर रिमूवल इज लिटिल इजी. यहाँ पे हम वाटर लाइन पे करते हैं. ऊपर जो है वो स्किन पे थोड़ा इजी रहता है. दूसरा, जब मेकअप रिमूव करना है, मेकअप पैड, एक तो मेकअप पैड्स जो प्री इन्फ्यूज्ड होते हैं जिसमें वो मत यूज करो प्लीज. ओके. आप माइसलर टिश्यूज नहीं, बिग नो प्लीज डोंट. उससे स्किन ज़्यादा डैमेज होती है. आप माइसलर वाटर यूज़ कर सकते हो. आप पैड को गीला किया, थोड़ी देर लगाओ, उसको 5-6 सेकेंड रहने दो, फिर निकालो. सीधा रगड़ने मत लगो. क्यों? बिकॉज ये साइंस है. वो मिसल्स फॉर्म होगा, फिर वो निकलेगा. उसको टाइम तो दो काम करने का. सिंपल जैसे हार्पिक लगाया, ऐसे इमीडिएटली नहीं धोते ना. उसको रहने देते हैं, लेट इट वर्क. इसी तरह मेकअप को ब्रेक डाउन होने दो, फिर निकालो. तो शायद आपको एक ही स्वाइप में निकल जाए, दूसरे स्वाइप में हल्का सा प्रेशर लगेगा. घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप घिसोगे, आपकी स्किन पिगमेंटेशन होगी, वो पतली हो जाएगी, सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए. सो दैट्स वन, मेकअप. दूसरा, आप में हीमोग्लोबिन कम है, B12 डेफिशिएंसी है, तो उसके कारण हो सकता है. तीसरा, नीचे की ब्लड वेसल्स कई लोगों में ज़्यादा एविडेंट होती है. तो स्किन पतली है और नीचे ब्लड वेसल्स है, तो वो ऐसे दिखता है कि ये डार्क सर्कल है, पर वो एक्चुअली डार्क सर्कल ट्रीटेबल नहीं होते. बिकॉज उसके अंदर क्या, हमें फिलर डालो और वो सब करके ऊपर करो तो होगा. बिकॉज वो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को हम हटा नहीं सकते. और स्किन ऊपर की पतली है, ज़्यादा ट्रांसलूसेंट है, तो नीचे से वो शैडो दिख रहा है. तीसरा, विथ एज और डिक्रीज स्लीप, वहाँ से फैट कम होता जाता है. तो फैट कम हुआ तो अगेन ऊपर की स्किन पतली है, तो नीचे से मसल और टिश्यू सब रिफ्लेक्ट होने लगेगा. डिप्रेशन होगा. जैसे यहाँ से टॉर्च रखी तो अंडर आई सर्कल नहीं लग रहा है, यहाँ से रखी तो लग रहा है, क्योंकि वो शैडोइंग इफेक्ट आता है. तो वो एक रीज़न है. बाकी जेनेटिक्स है. और
ये सब के कारण क्या होता है, डिक्रीज स्लीप ऑब्वियसली, हाँ, sleep. वो उसके कारण होता है। इसमें से मॉडिफाइबल फैक्टर्स एक स्लीप, विटामिन डेफिशिएंसी और आपकी मेकअप हैबिट, ये है। अभी अंडर आई डार्क सर्कल्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एरिया, क्योंकि उसकी इटियोलॉजी जो कॉज है एक नहीं है, मल्टीपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन ऑब्वियसली, लाइटनिंग एजेंट्स में जल्दी मत करो। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन वहाँ की अगर थोड़ी इरिटेटेड है, उस पर आप लाइटनिंग एजेंट लगाओगे, आपकी स्किन और डार्क होगी। अच्छा। तो कई बार जब मैं अंडर आई क्रीम्स देती हूँ पेशेंट्स को, आई टेल 15 दिन के लिए सिर्फ मॉइस्चराइज़र, 15 दिन बाद आप एक्टिव एजेंट डालो, ताकि आपकी स्किन प्रिपेयर हो टू टेक इट, राइट। सारे अंडर आई सर्कल्स ट्रीटेबल नहीं है, लाइट हो सकता है, कंप्लीटली ट्रीटेबल नहीं है। देयर इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट अवेलेबल दिस डेज अपार्ट फ्रॉम द क्रीम। से क्या है कि थोड़ा 20-30% इंप्रूवमेंट आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रीम्स, उससे ज़्यादा नहीं आता। पैचेस भी कुछ लोग लगाते हैं। पैचेस लगाते हैं, उससे हाइड्रेशन इंप्रूव होता है, बट पैचेस में इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्टिव वाले मत डालो, क्योंकि वो क्या होता है, कुछ भी चीज़ मैं ऑक्लूजन में डालूंगी ना, ऑक्लूजन मतलब ऊपर से एक लेयर लगा दिया, तो जो भी है नीचे ज़्यादा जाएगा। तो अगर उसमें एक्टिव ज़्यादा है तो आपको जलेगा, और जलेगा तो टेम्पररी आपको बेटर लगेगा, पर ओवर लॉन्ग रन वो डार्क होगा। वो फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। सो अंडर आई स्किन में कभी जलना नहीं चाहिए अनलेस वी आर डूइंग इन क्लिनिक ट्रीटमेंट, जिसमें हम पील करते हैं, तो उसके साथ हम इंस्ट्रक्शन सेट देते हैं कि भाई 5 दिन तक जेंटल फेस वॉश यूज़ करना है, पिलो केसेस चेंज कर लो, सिर्फ मॉइस्चराइज करो, सनस्क्रीन एवरी 3 to 4 आवर्स लगाओ, घिसना नहीं है, टॉवल नहीं लगा ऐसे करके घिसना नहीं है, वो सब इंस्ट्रक्शन आती है। पर आप अगर घर पे वो कर रहे हो, आप वो फॉलो नहीं कर रहे, तो वो डार्क होने लगेगा। गॉट इट, ओके, राइट। देयर इज अ वंडरफुल ट्रीटमेंट कॉल्ड PDRN, इट्स पॉलीडीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड। वो जो अभी पहले काफ़ी टाइम से थी, पर इंडिया में अभी आई है। वो साल्मन में से एक्सट्रैक्ट होता है। इट इज़ लाइक साल्मन इज अ फिश। या इट्स अ फिश, उसमें से एक्सट्रैक्ट होता है, और इट इज़ उसको बहुत ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई करूँ ना, तो इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोलाजन, डायरेक्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोलाजन। सिंप्लीफाई करे तो इस तरह से है, उसको इंजेक्ट किया जाता है यहाँ पे, एंड इट इज़ रिलेटिव बहुत सेफ है, मतलब फिलर की कंपैरिजन में आई वुड से इट इज़ सेफ। ओके। और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, बिकॉज उससे कोलाजन इम्प्रूव होता है। तो दीज डेज आई डू PDRN अ लॉट फॉर अंडर आई डार्क सर्कल्स, बिकॉज वो मल्टीपल फेसेट्स पे काम करता है। PDRN, ओके, पॉलीडीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड। कितने समय तक ये करना पड़ता है? शुरुआत में मंथली इंजेक्शंस लेने रहते हैं, ओके। फिर एवरी 3 to 4 months मेंटेनेंस लेने रहता है। कितना एवरेज खर्चा लगता है? खर्चा पर सेशन अराउंड 8 to 10,000 जितना रहता है। और कितने सेशंस चाहिए अप्रॉक्सीमेटली आपको मिनिमम 5 से 6 सेशन तो करने हैं, पर मेंटेन भी करना है। उसमें ऐसा नहीं है कि मेंटेन नहीं करना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई, एलर्जी। एलर्जी इज़ अ मेजर कॉज फॉर अंडर आई डार्क सर्कल। मतलब आपको ज़्यादा छींकें आ रही है, आपकी यहाँ की स्किन पतली होती जाती है और पिगमेंटेड होती जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एलर्जिक शाइनर्स। वो स्पेसिफिक एक फेस देख के पता चलता है, पेशेंट को पूछे कि आपको बहुत एलर्जी है, तो उसके कारण स्किन वहाँ की इन्फ्लेम होके ऐसे पतली, क्योंकि वो छींकने में स्किन पतली होती है, यू सेड। छींकने के कारण नहीं, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है। अच्छा। तो मतलब जिनको ज़्यादा एलर्जी रिपीटेड होती है, उनमें ये चेंज अंडर आई देखने को मिलता है। अच्छा। तो स्किन वहाँ की एकदम पेपरी हो जाती है। यहाँ पे आपको ऐसे बंच्ड अप स्किन दिखेगी, काली काली, एकदम देखने से पता चल जाता है कि ये एलर्जिक फेस है। गॉट इट। उसमें एलर्जी ट्रीटमेंट से ड्रास्टिक डिफरेंस पड़ता है। तो उसमें अंडर आई लाइटनिंग एजेंट्स वर्सन करता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर, सन प्रोटेक्शन एंड एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स वो हेल्प करती है। कई बार वो लोगों को पोलेंस की सीजन में ज़्यादा को देखने को मिलता है। दैट इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ अंडर आई पिगमेंटेशन। ओके, गॉट इट, लवली। एंड आई थिंक ठीक से सोना, टाइम पे सोना, लेट ना करना सोने में। लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी। एंड इवन डाइट में भी चीज़ों का ख्याल रखना, ज़्यादा शुगर ना लेना, वो सारी चीज़ें। सो लाइफस्टाइल में नॉर्मली 3 चीज़ बताती हूँ कि डाइट, आपकी एक्सरसाइज और आपकी स्लीप। ये 3 चीज़ इज़ लाइफस्टाइल। स्लीप ऑब्वियसली, स्लीप इनफ लेनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप कम ली है तो सूजन होगी दूसरे दिन, यू कैन डू एनीथिंग। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि
वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है जो कोलाजन को तोड़ता है. एजिंग भी होगी, पिगमेंटेशन भी होगा, एक्ने भी होगी, हेयर फॉल भी होगा, वेट गेन भी होगा. सब कुछ बोनस में मिलेगा. आपने कोलेजन वर्ड बोला तो मैं स्क्वीज इन कर लेती हूँ ये क्वेश्चन को, एंड दैट इज कोलेजन. एक्चुअली लोग सप्लीमेंट के फॉर्म में और बहुत सारे फॉर्म में, मैं खुद लेती हूँ कोलेजन. आई लव इट. बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. बट कोलेजन क्या है एग्जैक्टली, आप लेमैन को अगर समझाना चाहे कैसे रोल प्ले करता है और क्यों सप्लीमेंट्स वर्क करते हैं या करते हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू यू. ओके, सो कोलाजन इज बेसिकली अ प्रोटीन. ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें रफली ऐसे मैं बताऊं तो 1/4 प्रोटीन इज कोलाजन. ओके. कोलाजन स्किन में है, बोन में है, जॉइंट्स में है, ब्लड वेसल्स में है, मसल्स में है, सब जगह है. स्ट्रक्चर देता है वो, मैट्रिक्स है. ठीक है. अब कोलाजन पाउडर्स, एक तो पहले बात करते हैं फालतू चीज़ की. एक है कोलाजन क्रीम. ओके. मार्केटिंग गिमिक, क्योंकि कोलाजन इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि कितना भी चाहो यू कैन नॉट स्क्वीज इट इन स्किन, नहीं जा सकता. अभी तक स्कैम है. इट्स अ स्कैम. इट्स अ वंडरफुल मॉइस्चराइजर, बहुत लग्जरी पैकिंग में जो आपको देते हैं. प्लीज डोंट बाय इट एंड डोंट वेस्ट योर मनी. कोलेजन का तो बॉडी वॉश भी आता है और उसका बॉडी पे लगाने का लोशन भी आता है, एंड आई थिंक नाइट क्रीम भी आता है कोलेजन का. सो इट्स ऑल मार्केटिंग गिमिक, बिकॉज मॉलिक्यूल की साइज ही उतनी होती है कि अंदर नहीं जाएगा. ओके. ठीक है. हम भी जो कोलाजन कंज्यूम करते हैं, कोलाजन पाउडर्स, वो बॉडी ब्रेक डाउन करता है. फिर उसमें ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड्स बनते हैं. फिर जहाँ ज़रूरत है बॉडी वो यूज़ करेगा. सो एज यू राइटली सेड, बट मैं किसको नहीं रेकमेंड करती. अगर कोई पेशेंट आता है कि मैम मुझे फेस पे ग्लो चाहिए, मैं कोलाजन ले सकती हूँ. आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हो, आप डाइट रेगुलरली अच्छे से लेते हो, नॉर्मल डाइट में प्रोटीन जाता है, तो कोलाजन आपको हेल्प करेगा. आपको ये चाहिए कि कोलाजन सीधा जाके स्किन पे चिपक जाए, वो नहीं होने वाला. को आप एज अ हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हो और स्किन की ग्लो के लिए नहीं ले रहे. उसका डेफिनेट बेनिफिट स्टडीज़ रिसर्च में है कि स्किन आपकी हाइड्रेशन इम्प्रूव होता है, ल्यूमिनोसिटी आती है, हेयर की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है. ये सारे स्टडीज़ है. तो हेल्प तो करता है अगर अच्छे सोर्स से लिया है तो. पर सिर्फ उसके ऊपर रिलाई करना इज़ नॉट करेक्ट. मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिस्क्राइबिंग कि मैं किस पेशेंट को दूं और किस पेशेंट को मैं मना करूँ कि प्लीज डोंट टेक इट एंड डोंट. सो ऐसे मत लो कि आपको स्किन एकदम मस्त फ्लॉलेस कर लेनी है और ग्लो ला देना है. आप ऐसे लो कि हाँ आपका लाइफस्टाइल मेंटेन्ड है और आप एडिशनली सप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप कोलेजन ले लो. ओके. हमने डार्क सर्कल की बात करी. सेकेंड इश्यू के बारे में बात करते हैं जो मुझे जनरली 35 प्लस लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं. 35-45 पिगमेंटेशन. करेक्ट. इवन यंगर एज में भी आज बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो टॉप कॉजेज एज यू सेड, एंड क्या करना चाहिए उनको. सो मैंने अंडर आई का तो बता दिया. ठीक है. दूसरा हम बात करते हैं मेलाज्मा. सो मेलाज्मा, मेरे हर एक मेलाज्मा के पेशेंट को पता होगा कि मैं उसे कैसे डिस्क्राइब करती हूँ. मेलाज्मा इज़ 1% इन योर फैमिली कि जिनसे आपकी नहीं बनती, बट आप रिलेशन काट नहीं सकते. उससे डील करना है. वो रहेंगे, शायद कभी कभी घूमने चले जाएंगे, बट वापस आएंगे. सो मेलाज्मा ऐसी चीज़ है कि वो जाती है वापस आने के लिए. तो एक बार उस चीज़ से पीस कर लो ना कि ये हुआ है मुझे, पर मुझे इसको कंट्रोल में रखना है. तो आप मेंटली थोड़े स्ट्रेस कम होंगे. बिकॉज मेलाज्मा के साथ बहुत सारे कॉन्फिडेंस इश्यूज आते हैं. पैचेस यहाँ पे सब जगह पिगमेंटेशन डेवलप हो जाता है. वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत असर करता है. और इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगेन स्ट्रेस के कारण वो बढ़ता भी है. नो डाउट B12 डेफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई मेलाज्मा प्रेसिपिटेट होता है. तो आप आपके जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, ये सब आप टिक रखो और माइल्ड लाइटनिंग एजेंट्स यूज़ करो. सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल मेलाज्मा में. ओके. क्योंकि जब सन लगेगा वो बुरा मान जाएगा. मतलब एक पेशेंट है जिसको मैंने 3-4 महीने मेहनत करके इतना एकदम, पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी, सेंडिंग लॉट ऑफ अदर पेशेंट्स, और फिर वो वेकेशन पे जाते हैं. हाँ. जाने से पहले मैं वार्न करके रखती हूँ, आप आके फिर से रोने वाले हो. हाँ. बट वो होता ही है बिकॉज आप सन एक्सपोजर लोगे, वो होगा. तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि वेकेशन के बाद मुझे फिर से थोड़ा ज़्यादा काम करना है, फिर ठीक हो जाएगा. और जब आप जा रहे हो, जैसे वेकेशन पे स्पेसिफिकली मेलाज्मा के पेशेंट्स के लिए है, आप पूल में जा रहे हो, स्विमिंग पूल में,
तो प्लीज़ अंदर पानी डाल के बाहर 1.5 घंटे तक बैठे मत रहो. आपको स्विमिंग पूल में जाना है, आप सनस्क्रीन लगा के जाओ, जैसे मुंह अंदर गया बाहर आ जाओ. मतलब ऐसे गप्पे मारने पहले बैठ के मार लो, पानी में अंदर मुंह गया, उसके बाद क्लोरीन पानी फेस पे सूखा, फिर सन लग गया. इट इज़ अ वर्स्ट कॉम्बिनेशन. सो एज सून एज आपको स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग कर लो, बाहर आओ. पानी में सिर्फ गप्पे मारने के लिए मत जाओ, क्योंकि फिर उसकी जो डैमेज है ना वो ट्रीट करने में बहुत लंबा टाइम जाता है. हमें तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, बट आपको सहन करना है. सिर्फ मेलिस्मा के लिए आप ये बता रहे हैं कॉशन, या फिर एवरेज स्किन में भी आप जब स्विमिंग करने को जाते हो तो यू हैव टू बी केयरफुल? एवरेज स्किन में भी ये इम्प्लाई होता है, बट मेलास्मा के लिए इट्स नॉन नेगोशिएबल. गॉट इट. क्योंकि बिल्कुल नहीं चलेगा. हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम होता ही होता है. ओके ओके. इसलिए बाकी नॉर्मली भी आप अगर स्किन के लिए कॉन्शियस हो तो आप, जैसे कई बार होता है कि पूल में जाके थोड़ी देर पड़े रहे, कई बार कई लोगों को स्विमिंग नहीं आती फिर भी जाते हैं, तो अंदर डुबकी मत लगाओ. आप थोड़ी देर टाइम पास कर लो, जब डुबकी लगाई तुरंत बाहर आ जाओ और वॉश इट ऑफ एंड अप्लाई सनस्क्रीन. वो क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन और सन इकट्ठा होता है, क्लोरीन सन वाटर ने सारा सनस्क्रीन वॉश ऑफ कर दिया, तो सब कॉम्बिनेशन होता है. ओके. और मतलब ऐसे क्रिस्प हो जाती है स्किन. उसकी मेन वजह क्या प्रेगनेंसी भी एक वजह है? मेलास्मा यूजुअली 2 टाइम पे होता है. वो मेजरली हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण होता है. एक नियर प्रेगनेंसी जब आपके हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, दूसरे कई बार आईवीएफ पेशेंट्स को भी ये होता है, बिकॉज वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा उनके केस में होता है, और बहुत लंबे टाइम तक, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो बहुत सारे आईवीएफ केसेस में ये देखने को मिलता है. और दूसरा नियर मेनोपॉज, उसके आसपास भी ये आता है, बिकॉज वो बेसिकली हार्मोन्स के साथ रिलेटेड होता है. तीसरा, कई बार जब लोग ओसी पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, उन केसेस में भी देखने को मिलता है. ओके ओके. और उस केस में ट्रीटेबल आपने बताया कि बहुत मुश्किल से है, बट फिर भी क्या कर सकते हैं वो? नेचुरली भी क्या कर सकते हैं घर पे? एक तो सनस्क्रीन बताया, उसके अलावा घर पे मेलास्मा को ट्रीट मत करो, बिकॉज आप सी देयर इज समथिंग कॉल्ड पिगमेंट इनकंटिनेंस, कि मतलब देयर आर लेयर्स ऑफ स्किन. वो जब तक ऊपर है, थोड़ा बहुत नीचे हम ट्रीट कर लेंगे, वो ज़्यादा नीचे जाएगा ना, फिर हमारे लिए भी वो दिक्कत होता है. और आपने अगर उसको कुछ रैंडम चीज़ लगा के उसको इरिटेट कर दिया, तो फिर वो हमें ट्रीट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. गॉट इट. बिकॉज इट इज़ एज सच, मेलास्मा पूरी दुनिया में उसका कोई तोड़ नहीं है. एवरीवेयर, भले कोई भी कंटिनेंट में चले जाओ, पर मेलास्मा का कोई कंप्लीट क्योर नहीं है. तो उसको आपने वर्सन कर दिया ना, फिर बाहर आने में बहुत दिक्कत जाएगी. तो घर पे मेलास्मा को ट्रीट मत करो. स्टेरॉइड क्रीम्स प्लीज़ मत लगाओ, क्योंकि उससे आपकी स्किन वर्सन होगी. बहुत सारे मेलास्मा के पेशेंट स्टेरॉइड क्रीम्स लगा के आते हैं. तो वो स्टेरॉइड क्रीम्स लिखा हुआ तो नहीं होता है ना? उसके ऊपर नहीं लिखा होता यूजुअली. हाउ टू आइडेंटिफाई, क्योंकि वो लोगों को कैसे पता चलेगा? हाँ, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक तो ना उसके पीछे एस मोस्टली, हाँ सब में नहीं, इट इज़ एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर. क्लोबेटाजोल तो SOL, बीटामिथाजोन SON, ऐसे SONE, बीटामिथाजोन SONE, SOL, ऐसा कुछ लिखा होगा. तो दैट इज़ अ स्टेरॉइड. सी, स्टेरॉइड हम भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बट हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं ना भाई 5 दिन के लिए 2 बार, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए. उसकी इफ़ेक्ट है इन्फ्लेमेशन कम करना, उसकी साइड इफ़ेक्ट है स्किन को गोरा करना. ओके. सो अब क्या होता है, फर्स्ट इनिशियल ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस, इफ मैं बताऊँ कि एक पेशेंट आई थी, मतलब मैंने सिविल से किया, यहाँ अहमदाबाद सिविल से. तो क्या होता है कि इतने सारे पेशेंट होता है, एक बार यहाँ मुझे देखा, एक बार किसी और को. पेशेंट आए, उन्होंने मुझे देखा है कि मैम मुझे ये ना काला हो गया. सो आई वाज लाइक कि यार ये क्या है अभी. फिर मुझे पता चला कि उन्होंने एक्चुअली स्किन काली नहीं हुई थी, उन्होंने स्टेरॉइड लगा के आजू बाजू की सारी स्किन गोरी कर दी थी, और उतना पैच काला रह गया था. ओह माय गॉड. एंड फिर वो मैंने जब पूछा कि क्या कौन सी क्रीम आप लगा रहे हो, दिखाओ, तब उन्होंने बताया कि ये क्रीम मेरी फ्रेंड ने लगाई थी, उसकी स्किन बहुत अच्छी हो गई, इसलिए मैं लगा रही हूँ. सो ये बहुत कॉमन है आज के दिन में भी. इट इज़ वेरी कॉमन. रिसेंटली वेंट टू अ शॉप कि जहाँ पे आई हैड टू बाई, यू नो, हम स्किन क्लिनिक्स में वी हैव टू डू सर्टेन ट्रीटमेंट्स, जिसके लिए हेयर बैंड्स चाहिए. तो आई वेंट टू वन ऑफ द शॉप्स. तो वहाँ जाके मैंने उनको पूछा कि ये चाहिए, एंड मेरा ध्यान पड़ा कि काउंटर पे कुछ क्रीम्स पड़ी है. तो मैंने उनको पूछा कि अभी वो जो शॉप थी वो केमिस्ट
की नहीं थी, इट वाज नॉट अ फार्मेसी स्टोर. ओके. वो गुड्स Regular. रखते थे फॉर ब्यूटी पार्लर एंड फॉर फेशियल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल. ठीक है. तो मैंने पूछा कि ये क्रीम कि मेरी वाइफ ने यूज़ की और उसकी स्किन बहुत अच्छी होगी, मैम ले जाओ आप, बहुत अच्छी है. और तब मुझे लगा कि कितने लोगों को ऐसे दिया होगा. मैंने उनको पूछा आपको पता है इसमें क्या है, कि वो तो नहीं पता मैम, पर काम बहुत अच्छा काम करती बहुत है. अच्छा कर. सो यही है ना कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, Very क्योंकि important. लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये रिजल्ट तो मस्त दे रहे हैं, मतलब मेरे को तो यूज सो करना है. इनिशियल रिजल्ट देता है, उसकी साइड इफेक्ट क्या है, उसकी एक टर्मिनोलॉजी है, इट इज TSDF. Okay. इट इज टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड और डिपेंडेंट फेस. ठीक है. Okay, ये हम बात कर रहे हैं फेयरनेस क्रीम की, राइट? यस, स्टेरॉइड क्रीम की, हाँ. जिसमें So- SOLE या SONE पीछे राइट, लिखा जिसको है. मार्केट किया जाता है जनरली वाइटनिंग क्रीम या फेयरनेस Yes, क्रीम fairness से ना, cream, हाँ. या और भी कुछ होता है? नहीं मतलब वो कई बार क्या होता है ना कि ये स्टेरॉइड इज सच अ क्रीम जो बहुत सारी जगह यूज होती है, जिसका कोई ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं होता, Okay. बट ये काम कर रहा है तो ले जाओ. जैसे मैंने बताया, ये कम्प्लीटली नॉट इवन अ फार्मेसी. ये यूजुअली ऐसा होता है कि आप रैंडम फार्मेसी स्टोर पे जाओ, अब बताओ कि मुझे दाग है, डॉक्टर को कंसल्टेशन के पैसे नहीं देने तो फार्मेसी से ले लेते हैं, वहाँ से वो ये दे देते हैं, इससे हो जाएगा, कन्विंस हो जाते हो, बिकॉज रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है. रिजल्ट आता है तब तक ठीक है, धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि स्किन पतली होती जाती है. ठीक है. स्किन पतली होती है, हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है, एक्ने होने लगते हैं. सो दिस इज टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस. अब वो क्रीम आपकी स्किन को इतनी पसंद आ गई कि आप नहीं छोड़ोगे, मतलब यू आर एडिक्टेड. वो अफीण जैसा हो जाता है कि उस पेशेंट को बताने के लिए कि भाई तुझे ये छोड़नी पड़ेगी या बहन तुझे ये छोड़नी पड़ेगी, इट्स सो डिफिकल्ट. नहीं मैम ये तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, इसने मेरी स्किन को इतना निखार दिया. हाँ. पर इससे आपकी स्किन को जो डैमेज हो रहा है वो आप नहीं समझ रहे. आपको ये बंद करना पड़ेगा. और इट इज़ लाइक TSDF के पेशेंट्स को सबसे लंबी काउंसलिंग लगती है, बिकॉज वो बंद करते हैं ना, पहले 15-20 दिन बहुत खराब जाते हैं, मतलब दे क्राई लिटरली कि ये क्या हो गया मेरी स्किन खराब हो जाती है. यस. पर वो बंद करवाना पड़ता है, बिकॉज आप नहीं करोगे तो आगे ऐसी डैमेज हो गई जाएगी कि मैं रिवर्स नहीं कर सकूंगी. मतलब उसमें इतनी ट्रॉफी हो जाती है कि वो कुछ लेवल के बाद तो वो रिपेयर भी नहीं हो सकता. आई एग्री. राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई रैंडम फेयरनेस क्रीम, सी फेयरनेस क्रीम ज़रूरी नहीं है कि उसको फेयरनेस क्रीम की तरह मार्केट किया गया हो. एक लास्ट पेशेंट आए थे मेरे पास, वो बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड को रैश के लिए दिया था, वो क्रीम मैंने एक्ने पे ट्राई की ना तो वो चले गए मेरे एक्ने, तो मैं लगा रही हूँ 3-4 महीने से. फिर मैंने बोला कि आप लेके आना एक बार, मैं देख लूँ कौन सी क्रीम है. तब पता चला कि वो एजुकेटेड, ओके, ऐसा नहीं है, पर वो अवेयरनेस नहीं है. और ये फ्रीली अवेलेबल है कि भाई ये क्रीम मुझे दे दो. हमारे यहाँ वो रूल्स नहीं है कि नहीं कुछ चीज़ नहीं सेल करनी, उसके कारण ये रिपीट बाइंग और रैंडम चल रहा है. आई एग्री. सो मेलिज्मा पेशेंट्स को उनके अच्छे कोई डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, डर्मेट को दिखाना Definitely. चाहिए, और ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए अलॉन्ग विद द लाइफस्टाइल चेंजेस. लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल, सी ये 3 एक साथ जाती है कि माइंड, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, बॉडी, दैट इज यू एंड मिस्टर स्नेह. ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी स्किन उसके लिए हम है. हाँ, एब्सोल्युटली, सारा कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को. करेक्ट. बट डू यू क्या आप सप्लीमेंट में बिलीव करते हैं, क्या डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं? सप्लीमेंट आई डू से कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, स्पेसिफिकली आफ्टर 30s इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 20 to 30 में जब आप घर पे नहीं रहते तब फॉर श्योर, बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि 20 to 30 में इज़ द टाइम जब आप घर से दूर जाते हो. उस टाइम पे या तो अब्रॉड जाते हो या यहाँ पे कहीं, तो आप अकेले रहते हो. अब तक आपका न्यूट्रिशन का ध्यान आपकी मम्मा रख रही थी, अब आप खुद रख रहे हो. आपको ये है कि मैं तो सब मैनेज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, बट वो वहाँ पे प्रॉब्लम आने स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट 2 years इश्यू नहीं होते, उसके बाद इश्यूज होते हैं. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक सप्लीमेंट्स इन सच केसेस. मैं ऐसा नहीं बोलती हर कोई को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, बट अगर आपको फूड में नहीं आप कर सकते तो डेफिनेटली यू शुड टेक सप्लीमेंट्स. एंड यूजुअली 3 से 4 महीने कंटिन्यूस, ऐसे नहीं कि 1 महीने लेके छोड़ दिया. 3 से 4 महीने कंटिन्यूस लेना चाहिए. जैसे आयरन हम देते हैं तो आई गिव फॉर एटलीस्ट 3 months. उससे आपके आयरन स्टोर्स भरते हैं. बॉडी को अगर पता है कि उसके पास है स्टॉक तो वो यूज करेगा, वरना इट इज ऑलवेज कि भाई हम भिखारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है. हाँ, एग्जैक्टली. ऑन एंड ऑफ कभी कभी कुछ लोग लेते हैं, एक हफ्ता लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वापस लेते हैं. सो वेरी सिंपल थिंग आई टेल माई पेशेंट्स इज कि शायद आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो पर आपका बॉडी भिखारी है.
वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एक स्पेसिफिक सप्लीमेंट है RHN में, SHN+ करके, स्किन हेयर नेल प्लस. तो उसमें रेस्वेरेट्रॉल जैसे बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हमने डाले हैं पिगमेंटेशन में भी और ओवरऑल स्किन में भी. लोगों को बहुत मैजिक, लाइक मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ. पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ, जस्ट टू सी कि यू नो क्या रिजल्ट मुझे मिल रहा है. सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग. आई वुड लाइक टू टच देयर कि वो जो आपने बोला, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. करेक्ट. राइट. सो पिक्नोजिलॉन, पॉलीपोडियम ल्यूकोटोमास, रेस्वेरेट्रॉल, एस्टाजेंथिन, ये सारे जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट है. सो आपने शायद सुना हो तो दिस समथिंग कॉल्ड ओरल सनस्क्रीन. यस. सो दिस इज द ओरल सनस्क्रीन. राइट. सो ओरल सनस्क्रीन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि आप नहीं लगाओ तो चले, बट क्या करेगा वो, आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाएगा. और अगर आपको पिगमेंटरी इश्यू है तो आप ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स लो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लो, क्योंकि उसमें बहुत हेल्प करता है. दूसरा कि आप वेकेशन पे जा रहे हो, आपको कुछ नहीं है पर फिर भी आप वेकेशन पे जा रहे हो, उसके अराउंड थोड़े दिन पहले, अराउंड अ वीक पहले और आफ्टर योर बैक उसके एक वीक बाद तक आप लेते हो तो वो टैनिंग में ज़्यादा हेल्प करती है. सन बर्न, सन डैमेज जल्दी रिकवर हो जाता है. आई हैव सीन दैट. एवरेस्ट बेस कैंप मैंने 2 बार, आप जानते हैं, किया है. तो हर दोनों बार ऑलमोस्ट 20 दिन पहले से मैंने ओरल सनस्क्रीन लेना शुरू किया. और मैं सब कुछ इसीलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे पता चले कि मैं किसी को रेकमेंड करूँ तो फर्स्ट आई नीड टू सी कि क्या मुझे रिजल्ट मिला. तो मैंने जब लिया, मैंने लिटरली नोटिस किया कि EBC जैसी जगह पर जहाँ पर 10-10 घंटे हम लोग ट्रैक करते हैं, सन में रहते हैं, तो भी, और सन और कभी स्नो इकट्ठा होता है विच इज़ तो इवन मोर डेंजरस. तो उसमें भी मेरा असर जो था हार्डली, बहुत ही कम सन का असर हुआ था नेगेटिव. तो वो मैंने पर्सनली देखा था. और इसीलिए ये जो मैं एस्टाजेंथिन है या रेस्वेरेट्रॉल बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ. करेक्ट. कुछ लोग हैं ना घर पे ये सोचते हैं कि मुझे तो केमिकल नहीं लगाना, तो फेस वॉश भी नहीं लगाते हैं और मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाते, और घर पे ही, मैं भी पहले ऐसा मानती थी टू बी ऑनेस्ट. बट कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ बेसन, हल्दी और मिल्क लगाते हैं और सोचते हैं कि इतना फेस वॉश में चलेगा. तो ऐसी कोई मिस्टेक्स या मिथ के बारे में कुछ बताना चाहे, पर्दाफाश करना चाहे? सो आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको नानी के नुस्खे करने हैं, आप कर सकते हो. पर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, एक्ने, ड्राई स्किन, इची स्किन, रोज़ैशिया, प्लीज़ ये सब मत करो. ठीक है. मतलब इवन नॉर्मल फेशियल्स जो पार्लर में कराते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट, आप करा सकते हो. ठीक है. आपकी स्किन में कोई इश्यू नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी है, आप कराओ. बट आपकी स्किन में अगर कुछ भी इश्यू है, प्लीज़ डोंट एक्सपेरिमेंट. नो DIYs फॉर यू एट ऑल. डू इट योरसेल्फ. घर पे जो कर रहे हैं वो नहीं बिल्कुल करना नहीं. आपकी स्किन में इशू है तो बिल्कुल नहीं. आपको, आपकी स्किन अच्छी है, आपको ट्राई करना है. क्या क्या नहीं करना, गार्लिक और अनियन का ऑयल प्लीज डोंट. वो जो हेयर में लगाते हैं वो, अच्छा वो नहीं लगाना चाहिए, वो तो बहुत ट्रेंडिंग है. इट इज़ नॉट गुड. उससे हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, तो हमें पता है कि प्लीज़ ये मत करो, क्योंकि उसको नॉर्मल करने में 2-3 महीने चले जाते हैं. उससे हेयर में डैमेज होता है या स्किन में? स्काल्प में डैमेज होता है. स्काल्प में डैमेज होता है. और उसके कारण हेयर में भी होता है, क्योंकि स्काल्प इज द सॉइल जिसमें वो है, तो उसके बाद हेयर में भी डैमेज होगा. ठीक है. रिएक्शन, सीवियर रिएक्शंस आते हैं. ठीक है. सो नॉट दैट. नो लेमन ऑन योर फेस. इवन आपकी स्किन नॉर्मल है तो भी नहीं, प्लीज़, क्योंकि नहीं है तो हो जाएगी प्रॉब्लमेटिक. सो प्लीज़ लेमन मत लगाओ, टमाटो मत लगाओ. उससे स्किन सेंसिटिविटी बढ़ती है और पिगमेंटेशन चालू हो जाता है. फोटो सेंसिटिविटी आपकी बहुत बढ़ जाती है. मतलब लेमन लगाया, वेकेशन पे जा रहे हैं, लेमन लगा के गए, तो वापस आओगे पिगमेंटेशन लेके. ठीक है. प्लीज़ डोंट. लेमन इज़ अ बिग नो. बेकिंग सोडा, प्लीज़ डोंट. इट इज़ नॉट गुड एट ऑल. वो आपकी स्किन के pH मेंटल को डिस्टर्ब कर देता है. डोंट डू इट. बाकी शुगर स्क्रब, नो प्लीज़. सो नॉट जस्ट शुगर स्क्रब, एक्चुअली आई एम अगेंस्ट ऑल द फिजिकल स्क्रब्स. फेस पे जो स्क्रब करते हैं ना, मज़ा आता है. कॉफ़ी से भी स्क्रब. यस, प्लीज़ डोंट. सी, स्क्रबिंग आपको नहीं पता, बट जब आप स्क्रबिंग करते हो और फिर मैग्नीफाइंग लेंस, माइक्रोस्कोप में आप अगर आपकी स्किन देखोगे, आपको ऐसे लगेगा कि एक कोड़े बरसाए है स्किन पर. लिटरली. ओके. यू फील सैड फॉर द स्किन. डोंट डू इट. आप उसे घिस रहे हो, आप उसके स्क्रैचेस कर रहे हो, नहीं. माइल्ड एक्सफोलिएंट्स, माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएंट्स, एज इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, तो आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस हिसाब से आपको यूज़ करने चाहिए. घिसना नहीं है, प्लीज़ डोंट. आपको अगर ये
जैसे आपने बोला बेसन, बेसन ड्राई स्किन में प्रॉब्लम करता है, ऑयली स्किन में आपको ट्राई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हो, बट अदरवाइज नहीं. नॉर्मली व्हाट आई से, DIY अगर आपको करना है, आपकी स्किन नॉर्मल है तो 3-4 चीज़ें इकट्ठा मत करो. ओके. एक आध करो. ओके. जैसे मैक्सिमम 2 करो. अगर कुछ सूट नहीं होता आपको पता चलेगा कि ये सूट नहीं हुआ. बहुत जैसे ये भी डाला, 5-6 चीज़ डाल के ऐसे पैक बनाया और लगाया, किस चीज़ ने आपको परेशान किया आपको पता नहीं चलेगा. एग वाइट्स, वो जब फेस पे ड्राई होता है ना तो ऐसे मस्त स्किन टाइट फील होती है. फ्लैक्सीड मास्क वो टाइट नहीं, प्लीज़ डोंट डू इट. वो टेम्पररी टाइटनेस है. ओके. लॉन्ग रन में उसका कोई बेनिफिट नहीं है. Okay. आपको अगर करना ही है तो आप दही लगा सकते हो फेस पे, नॉट मोर देन 10 मिनट्स. आफ्टर वॉशिंग योर फेस विद जेंटल फेस वॉश, फोमिंग हेवी दही लगाइए 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, और फिर फेस वॉश कीजिए. उसके बाद फेस वॉश करना Okay. है. और मतलब सी माई रूल इज़ 1 घंटे में 2 बार फेस वॉश नहीं करो. ओके. ठीक है. तो अगर आप लगाते हो तो उसके बाद फेस वॉश करो, या तो आपकी बहुत ऑयली स्किन है पहले लगाओ और पहले फेस वॉश कर लो और फिर उसको लगाओ. 2 बार फेस वॉश इज नॉट अलाउड. 1 घंटे में 2 बार फेस वॉश करोगे आपकी स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. ओके. ठीक है. दूसरा, आप मिल्क ट्राई कर सकते हो. आई एम नेवर अ DIY पर्सन. आपको बहुत है कि नहीं मैम ऐसे कैसे, आप तो ये बोल रहे हो कि अब हमें आपके पास आना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है, पर फिर आप मेरा काम बढ़ाओगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा. राइट. सो कुछ सेफ इंग्रेडिएंट्स आर. एलोवेरा इज गुड इफ यू डोंट हैव लेटेक्स एलर्जी. ओके. और आपकी स्किन बहुत ड्राई नहीं है तो नेचुरल एलोवेरा, वो बाहर का जो आपको पैक मिलता है वो नहीं. नेचुरल एलोवेरा. आपको ये 2 चीज़ नहीं है तो यू कैन ट्राई. ओके. अगर हम सेलिब्रिटीज़ को देखें तो फ्लॉलेस स्किन दिखती है, क्या करते हैं वो लोग? आपके पास भी बहुत सारे सेलेब्स आते हैं. सो द मेन थिंग इज़ कि वो आपका जब काम होता है ना तो आपकी सीरियसनेस डिफरेंट लेवल की होती है. तो उनका काम सिर्फ स्किन का नहीं है, वो पूरा बॉडी का है. ठीक है. तो उनका सब सॉर्टेड रहता है. सारे जैसे मैंने बोला लाइफस्टाइल में दे ट्राई, स्लीप में दे ट्राई, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी उनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है. तो वो कॉन्स्टेंट मैनेजमेंट, वो हेल्प लेते हैं प्रोफेशनल्स की टू मैनेज देयर स्ट्रेस. उनके स्पेशल शेफ होते हैं जो उनका न्यूट्रिशन बैलेंस करते हैं. करेक्ट. ठीक है. तो स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, वो कोर से, मतलब वो कोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं. रेगुलर एक्सरसाइजिंग करते हैं. ये सब उनका स्ट्रॉन्ग रहता है. एंड दे कम टू अस अर्ली ऑन. ओके. मतलब जल्दी आते हैं, ऐसा नहीं कि बिगड़ गया बाद में. वो मेंटेन करने, उनकी क्यूरेटेड स्किन केयर हम बताते हैं और वो टू द टी फॉलो करते हैं. ओके. कि हाँ ये करना है. वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं करते बिकॉज उनको पता है कि अगर कल एक पिंपल आ गया या तो कुछ गड़बड़ हो गई तो कैमरा में प्रॉब्लम होने वाला है. तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं करते. प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की एक्सेस उनको ईजिली मिलती है. जैसे जो भी है बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट, वॉट एवर वी डू, उसकी एक्सेस उनको ईजिली मिल जाती है देन कॉमन पीपल. बिकॉज कॉमन पीपल में अभी भी थोड़ा डर है. यस. राइट. सो ये सब चीज़. इसके अलावा वो भी इंसान है, दे ऑल्सो हैव बैड डेज. ओके. तो पिम्पल्स, पिगमेंटेशन उनके भी होते हैं. दे ऑल्सो हैव हार्ट एंड दे ऑल्सो क्राई. ओके. बट मेकअप, इट्स लाइक दैट गॉड मदर, दे डू इट. और फिल्टर्स. ओके. ठीक है. ये सब है और वो टेम्पररी है. जैसे मैंने बताया कि फेस को वॉश करके कोई भी रैंडम ऑयल लगा के 2 मिनट क्लिप ले ली, मेरा फेस ऐसे ग्लो कर रहा है, आई वोक अप लाइक दिस. इट्स नॉट ट्रू. इट्स नॉट ट्रू. लोगों को देखकर, सेलेब्स को देखकर, उनके फोटो सोशल मीडिया को देखकर फोमो फील नहीं करना है. सभी के प्रॉब्लम सिमिलर ही होते हैं. हर कोई एक बैटल लड़ रहा है. हर कोई. उसकी सिर्फ टाइप अलग है. करेक्ट. सो ऐसा नहीं है कि उसकी जो साइड हम देख रहे हैं उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हर कोई की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता ही है. एंड दैट इज़ हाउ. तो आप बैलेंस कर सकते हो. आप खुशी महसूस करते हो क्योंकि दुख है तो खुशी है, तो आप महसूस कर सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में सब सही है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है. नहीं, इट इज़ नॉट सो. और एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मोस्टली इट्स रॉन्ग ऑन सेलेब्स पार्ट कि ऐसे नहीं कहना चाहिए कि यार मैंने तो सिर्फ ये बेसन लगाया और मेरी स्किन ऐसे ग्लो. नहीं. आप बताओ ना कि आपने हार्डवर्क किया है. उसके बाद ये हुआ. आपके बेसन से कितनी करोड़ों लड़कियां सिर्फ बेसन लगाने लगेगी पर उनको बेनिफिट नहीं होने वाला. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट द मैसेज आउट कि सिर्फ बेसन से या सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट से स्किन फ्लॉलेस नहीं होने वाली. वो सारे फेसेट्स है.
जो सारे आप कवर करोगे तो यूल गेट द तो होगा। रिजल्ट. तो होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच इज ज़रूरी है इम्पोर्टेंट. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक वी डू एज अ हेल्थ कोच कि जब मैंने 1150 से ज़्यादा लोगों को सर्टिफाई किया है टू बी अ हेल्थ कोच, मैं उनको जब शेयर करती हूँ यही शेयर करती हूँ कि आप आइसोलेशन में चीज़ों को ना देखें, हमें हर एस्पेक्ट में देखना है. ज़रूरत पड़े डॉक्टर की भी सलाह लेनी है, ज़रूरत पड़े एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन में भी जिम, सबको सपोर्ट सभी का लेकर ओवरऑल लाइफस्टाइल में कैसे इम्प्रूवमेंट ला Correct. सकते हैं. बिकॉज आज स्किन इश्यू हो या कोई भी और बीमारी हो या हेयर के इश्यूज हो, आई थिंक एवरीथिंग कम्स डाउन टू लाइफस्टाइल. इट्स इंटरकनेक्टेड. वो दैट इज़ व्हाट कि जब पेशेंट बोलते हैं मैम मुझे इसके जैसा ग्लो चाहिए, इसके हाँ. ग्लो के पीछे छोड़ना, भागना छोड़ दो. यू नीड टू स्टॉप दैट. आपका गोल आज ग्लो है. मतलब इनिशियली में प्रैक्टिस में मेरे ये होता था कि हाँ ठीक है चलो ग्लो दे दिया. पेशेंट्स आर लाइक मैम अब ग्लो तो ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ, पर अब मुझे ना ये मेरा नाक कुछ टेढ़ा लग रहा है, अब ये कुछ लिप्स सही नहीं लग रहा है. इफ प्रॉब्लम इज देयर आई एड्रेस. बट कई बार क्या होता है आपको ग्लो इसलिए चाहिए बिकॉज आपके 4 फ्रेंड्स आपको कॉम्प्लीमेंट दे, आपको सोशल मीडिया पे स्टेटस पे मतलब वो कोई दे कि हाँ यार तू कितनी अच्छी लग रही है. हम वो वैलिडेशन के लिए एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं. अभी जो स्ट्रेस है ना वो प्रेशर ऑफ लुकिंग गुड, ऑफ Yes. गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, ऑफ Yes. बीइंग वैलिडेटेड, हाँ. वो बहुत ज़्यादा है. बहुत उसके ज़्यादा. कारण बहुत विशियस सर्कल क्रिएट हो रहा है. Very तो वहाँ पे ब्रेक करना है कि भाई ग्लो तब आएगा व्हेन यू वर्क एवरीथिंग. मतलब अभी तो मैंने फर्स्ट गो में पेशेंट को ट्रीटमेंट में लेना बंद कर दिया बिकॉज आई रियलाइज वन थिंग कि अगर पेशेंट मेरे पास आता है कि बस मैम अभी ट्रीटमेंट कर दो, आई वांट दिस स्किन दैट स्किन, आई एम लाइक यू हैव टू वर्क. क्योंकि आई स्टार्टेड सीइंग अ पैटर्न इन द पेशेंट्स कि अगर पहली सिटिंग में मैं ट्रीटमेंट कर देती हूँ वो स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते. हाँ. एक डेढ़ महीने बाद मैम फिर से हो गया, अरे आपने सनस्क्रीन लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया, नहीं वो तो ठीक है ना आप कर दो. डज नॉट वर्क. इट डज नॉट वर्क. इट डज नॉट वर्क. सिर्फ मैं काम नहीं करूंगी, आपको करना पड़ेगा, आपकी स्किन है. पैसे दे दिए हो जाएगा ऐसा नहीं ऐसा नहीं भी है. करना इट डज नॉट पड़ेगा. वर्क दैट वे. आपको काम करना पड़ेगा, फिर मैं करूंगी टू हेल्प. सो ऑलवेज इट्स लाइक 20 to 30 डेज का गैप रहता है. पहले आई सी इफ यू आर एलिजिबल. एक तो पहले मेरे क्लिनिक में रूल है, इफ पेशेंट एंटर्स एंड वो बोलते हैं मैं सनस्क्रीन नहीं लगाता, इफ यू से आई विल अप्लाई सनस्क्रीन देन आई विल ट्रीट, अदरवाइज आई विल नॉट ट्रीट यू. दैट्स परफेक्ट. बहुत सारे लोगों को है ना कुछ चीज़ों को लेकर डर लगता है, जैसे लेज़र हेयर रिमूवल. यस. क्या सेफ है? लोगों को लगता है उससे तो कैंसर हो जाएगा. नो, नहीं होता. इट इज़ कम्प्लीटली सेफ. सी लेज़र हेयर रिमूवल वर्क्स ऑन अ mechanism called selective photothermolysis. So मैं सिंपल बताऊँ, अगर एक वाइट बलून है और एक ब्लैक बलून है, मैं दोनों को फायर करती हूँ, सिर्फ ब्लैक फूटेगा, वाइट को कुछ नहीं होगा. ट्रांसपेरेंट भी है, उसको कुछ नहीं होगा. उसको ऊपर फायर करो फिर भी. द रीज़न बीइंग वो फोकस करता है ब्लैक कलर को विच इज़ मेलेनिन. अच्छा. ठीक है, इसलिए वो वाइट हेयर को रिमूव नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हेयर को रिमूव करता है. सो अभी तो काफ़ी एडवांस्ड टेक्निक्स आ गई हैं और काफ़ी सेफ लेजर्स है. सो लेज़र हेयर रिमूवल इज़ वेरी सेफ. काफ़ी सारे सेशंस लगते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार करवा लिया और ख़त्म हो गया. वो 6 to 8 एवरेज सेशंस लगते हैं. 1.5 महीने पे आपको सेशंस के लिए यूजुअली बुलाते हैं. जैसे ही ग्रोथ आता है यू कम, वो सेशन कराओ. सो रफली 8 months जितना लगता है, 8 to 9 months. टू बी वेरी फ्रैंक 1.5 साल लग जाता है बिकॉज शुरू में 1.5 महीना लगता है. उसके बाद जो ग्रोथ आता है ना, तो देन आई ट्रीट पेशेंट. ग्रोथ नहीं है तो आई टेल देम टू वेट टिल द ग्रोथ कम. बिकॉज सी मैं नॉर्मल स्किन पे फायर करूंगी ना, आपको फील भी नहीं होगा कि फायर हो रहा है. पर वहाँ पे बाल होना चाहिए. वो बाल है तो आई कैन ट्रीट, बाल नहीं है तो वी हैव टू वेट फॉर द हेयर टू कम एंड देन वी ट्रीट. गॉट इट. और हर सिटिंग में ये ज़रूरी है. कितना एवरेज खर्चा लगता है? वो इट वेरीज फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक, बट यूजुअली जो पैकेजेस होते हैं अराउंड 80,000 to 1 to 1.5 लाख तक रहते हैं. एक साल का टोटल खर्चा आप बता रहे हैं. 6 to 8 सेशंस का. 6 to 8 सेशंस का. इसमें आई लाइक टू टेल यू वन थिंग कि कई लोगों को यहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है फीमेल्स में. सो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे हेयर ग्रोथ लेके, मैम लेज़र करवाना है. सीधा लेज़र मत करवाओ. आपको अगर यहाँ पे हेयर ग्रोथ है, प्रोबेबली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है. मोस्ट कॉमनली वो होता है. तो हर एक में, फीमेल्स में भी मेल फीमेल हार्मोन दोनों होते हैं. जब उसका बैलेंस ऑफ हो जाता है तो
ये एरिया नॉर्मली फीमेल्स में हेयर ग्रोथ देखने को नहीं मिलता. अगर दिख रहा है तो मतलब हो सकता है कि अंदर से कुछ गड़बड़ है. करेक्ट. बिकॉज कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमारी तो 15 सेशन हो गए पर फिर भी हेयर ग्रोथ नहीं जा रहा. सो हम लाइक आपने ब्लड वर्क करवाया? दे आर लाइक कि नहीं, वो क्या होता है, वो इसमें इसका और उसका क्या लेना देना. कॉज को ट्रीट करो, पहले ब्लड वर्क कराओ. आपको कॉन्फिडेंस का इश्यू है, हम साथ में लेजर स्टार्ट कर सकते हैं, बट कॉज को ट्रीट करना ज़रूरी है, वरना आप 15 नहीं आपको 25 सेशन जाएंगे फिर भी ठीक नहीं होगा. इट इज़ लाइक मलेरिया हुआ है पेशेंट को और मैं पैरासिटामोल दिए जा रही हूँ. पैरासिटामोल इज़ नॉट द सोल्यूशन. उसके लिए मुझे क्लोरोक्विन देना पड़ेगा, तब उसका मलेरिया ठीक होगा. सो पैरासिटामोल इज इक्विवेलेंट टू लेज़र. ऊपर से काम करने से कुछ नहीं होगा, भले वो लेज़र बाल को जलाएगा पर नीचे से हॉर्मोन्स फिर से वो बाल को ट्रिगर करेंगे, फिर से वो बढ़ाएगा. तो कॉज को ट्रीट करना इज इम्पोर्टेंट. गॉट इट. और अगर किसी ने 6-8 सेशन ले लिए लेज़र हेयर रिमूवल के, कब तक बाल नहीं आते हैं या लाइफ टाइम नहीं आता है? सो इट इज़ मोर ऑफ अ लेज़र हेयर रिडक्शन. जब मैं पेशेंट को फुल बॉडी के लिए लेती हूँ, आई मार्क द एरिया कि किस जगह पे लेज़र का रिजल्ट आएगा. इफ़ आपको गोल्डन हेयर है, बहुत ही पतले है, तो उसमें रिजल्ट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें बेसिकली लेज़र कैसे काम करता है, वो हेयर जो है वो खुद एनर्जी लेके जल जाता है. अब वो गोल्डन हेयर एनर्जी लेने ही नहीं वाला, तो वो जलेगा ही नहीं. जैसे वाइट हेयर एनर्जी लेने ही नहीं वाला, तो वो जलेगा ही नहीं. ठीक है ना. तो इसलिए अगर आपके बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं तो उस एरिया को नहीं टच करना इंटेंशनली. क्योंकि पेशेंट्स लेके मैम इतने पैसे दिए तो वसूल तो करने हैं, पर एक रिस्क है. वो जो गोल्डन बाल है उसमें हम करेंगे तो इट विल लीड टू पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ. बिकॉज क्या होगा कि वो बाल थोड़ी एनर्जी लेगा और वो थोड़ी एनर्जी से बड़ा होगा. गॉट इट. और ग्रोथ बढ़ेगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा. और अगर किसी को ब्लैक हेयर है तो वो कितने समय तक टिकता है लेज़र? मतलब आप हो सकता है कि किसी को बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े, और हो सकता है आफ्टर 6 to 8 सेशंस, और हो सकता है कि किसी को मेंटेनेंस सेशंस लेने पड़े आफ्टर 6 to 8 months. मतलब साल में एक आध बार सेशन ले लिया. वो बहुत इंडिविजुअली वेरी करता है. ठीक है. फेशियल्स के बारे में आपने बीच में बताया कि सैलून में जाके जो करवाते हैं वर्सेस जो डर्मेट के वहाँ करवाते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या क्योंकि मैंने बहुत सुना है फेशियल्स को लेकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेशियल्स होते हैं. फोटो फेशियल ऐसा भी कुछ फोटो फेशियल होता है जिसमें हम लेज़र यूज़ करते हैं या तो IPL यूज़ करते हैं. हाइड्रा फेशियल्स भी होते हैं. सो हम जो फेशियल्स करते हैं ना, उसमें एक साइंस होता है. ठीक है. और वो ऐसा नहीं है पेशेंट बोले कि मैम मुझे हाइड्रा फेशियल करवाना है. आपको फेशियल करवाना है, आपकी स्किन कंडीशन के हिसाब से आई विल सेलेक्ट मुझे आप में क्या करना है. फेशियल करेंगे. फेशियल इज़ मेनली क्या होता है कि वो 0 डाउन टाइम. मतलब आज किया, आज शाम को पार्टी में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज़ फेशियल. उसमें फोटो फेशियल है तो उसमें लेज़र या IPL यूज़ होता है, और हाइड्रा फेशियल में उसका अलग मशीन रहता है. ठीक है. आप जो पार्लर में सैलून्स में फेशियल कराते हो उसमें मेनली वो रगड़ते हैं. सो दैट इज़ एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन जो मैंने बताया था, जो स्क्रब, जो कोड़े बरसाने वाला, राइट. सो आपकी स्किन नॉर्मल है, आपकी स्किन मोटी है, आप सहन कर सकते हो, आप कर जा सकते हो. आई एम नॉट अगेंस्ट, आप कराओ. बट आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कंसल्ट द एक्सपर्ट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या नहीं करना ना, वो इम्पॉर्टेंट है जब स्किन में डिसीज़ है वो जाना. ओके, गॉट इट. ठीक है. एक आपने बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर धारा अभी बताई हैं कि जो आई एम श्योर कि लोगों ने आई होप नोट किया होगा, क्योंकि टू डूज एंड लिस्ट तो आपने दिया क्या करना, बट क्या नहीं करना उसका भी बहुत सारा लिस्ट दिया है. एंड यू हैव ब्रोकन अ लॉट ऑफ मिथ्स. थैंक यू सो मच डॉक्टर धारा, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब आपने मुझे दिए हैं. बट लेट्स डू अ क्विक राउंड ऑफ रैपिड फायर, जिसमें आप क्विकली आंसर कर सकते हैं जो आपको लगता है सही आंसर. रेडी? या. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट कौन सा एक ट्रेंड ऐसा है जो आप कंप्लीटली हेट करते हैं? ओवर एक्सफोलिएशन, नो स्ट्रिप. नो स्ट्रिप, बिग नो. इट्स नॉट. और आइस फेशियल्स. मैं पूछने वाली थी, आइस फेशियल्स मतलब जो आइस और वाटर में अपना फेस डिप करते हैं. नो, अब इट्स अ बिग नो. बिग नो. आपकी यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो बहुत सेंसिटिव होती है. कैपिलरीज बोलते हैं. आपने अंदर डंक किया, बाहर निकाला, आप एक आध बार करते हो, ठीक है. आपको अंडरलाइन कंडीशन है जैसे एक्ने, रोजेशिया, मेलाज्मा, एलर्जीज, तो उससे वो ब्लड कैपिलरीज फट जाएगी और इन्फ्लेमेशन होगा, पिगमेंटेशन बढ़ेगा, कंडीशन वर्सन होगी, ट्रीटमेंट में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा.
आइस फेशियल क्या करता है, आपकी अच्छे से नींद उड़ाता है, डीप पफिंग करता है, टेम्पररी अच्छा लगता है, पर वो कितना, मे बी 1-2 घंटा, उसका डैमेज लंबा चलता है. सो प्लीज़ डोंट डू इट. इवन हेल्दी स्किन वालों को भी नहीं करना चाहिए. हेल्दी स्किन वालों को रिपीट मत करो. ओकेजनली कभी कभार कर लिया ठीक है. जैसे महीने में 1 आध बार ठीक है, नॉट मोर. रोज तो बिल्कुल ही नहीं. कुछ नहीं है तो हो जाएगा. ओके, गॉट इट. ठीक है. अगर आप हार्ड वाटर यूज़ करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा TDS हाई है आपके पानी में, उससे हेयर फॉल होगा और हेयर डैमेज होगा. इज दैट राइट? करेक्ट, इट्स राइट. ओके, उस केस में क्या कर सकते हैं? कोई सॉफ्टनर्स आप लगा सकते हो. अगर प्लांट नहीं, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो शावर हेड सॉफ्टनर्स आर गुड. ओके, ठीक है. डैंड्रफ से एक्ने होते हैं. ओह यस, फॉर श्योर. उसको एक्ने नहीं, हम मेलासीजिया फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, बट वो दिखते हैं एक्ने जैसे हैं. नॉर्मली फोरहेड, बैक सब जगह होते हैं. वहाँ से जो मेलासीजिया फंगस होता है वो स्प्रेड होता है, उसके कारण सब जगह फैलता है. गॉड, सो इट्स द ट्रूथ. इट्स ट्रू. एक स्किन केयर प्रोडक्ट जो आप कभी आप पर्सनली मिस नहीं करेंगे कि आप ये यूज़ करेंगे ही करेंगे. आफ्टर सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर. ओके, सो पहला सनस्क्रीन है और दूसरा मॉइस्चराइजर. सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल, बट मॉइस्चराइजर यस, रात को मैं कभी स्किप नहीं करती. ऑलवेज अप्लाई मॉइस्चराइजर. ओके, ठीक है. एक्ने स्कार के लिए कोई बेस्ट ट्रीटमेंट? माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रो नीडलिंग नॉर्मल, सब्सिजन ट्रीटमेंट होती है, क्रॉस लेजर्स, काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, बट वो कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ एक ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता. ओके, कोई एक चीज़ जो आपको लगता है लोगों को बंद कर देना चाहिए अपने स्किन को लेकर? ओवर एक्सफोलिएशन. ओके, ठीक है. आपके खाने में कौन सा सबसे बड़ा दुश्मन है स्किन को लेकर? शुगर, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, प्रोसेस्ड फूड, मिल्क. अगर आपको एक्ने है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट दही. ओके, एंड बेस्ट फ्रेंड क्या है खाने में? बेस्ट फ्रेंड इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. यू कैन आंसर बेटर, आई थिंक आप अच्छे से बेटर आंसर दे पाओगे. होलिस्टिक सब विटामिन कुछ. सी रिच फूड्स. यस, हेल्दी फैट. हेल्दी फैट्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स. मतलब उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो सीड्स, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस. ओके, ये सारा टुगेदर इन बैलेंस्ड वे. ओके. मैं नॉर्मली रूटीन ऐसे ही देती हूँ कि उसको 3-4 मिनट से ज़्यादा ना जाए. नॉट इवन 10 मिनट. नो, नॉट 10 मिनट. सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर. सुबह और रात को मॉइस्चराइजर और एक्टिव, दैट्स इट. आज बोटॉक्स और फिलर्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो आपके हिसाब से करना चाहिए? या इट इज़ फाइन. Okay. अगर वो जो आप ट्रेंड प्रोफेशनल से ले रहे हो तो. बिकॉज बोटॉक्स और फिलर्स दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स है. स्पेसिफिकली फिलर्स बिकॉज उसमें इंजेक्ट करते हैं, अगर ब्लड वेसल में चला गया तो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. दैट्स व्हाई डू इट अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस. आई थिंक इन इंडिया वी वर द फर्स्ट क्लिनिक, और दूसरा एक दिल्ली में है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और दोनों में से ज़्यादा आप क्या सजेस्ट करते हैं, या दोनों का रोल अलग है. सो बोटॉक्स क्या करते हैं, आपके रिंकल्स को, वो आपके मसल को सुला देता है, तो आपके रिंकल्स नहीं आएंगे. ठीक है. और फिलर क्या करते हैं, जैसे विथ एज आपका फैट लॉस होता है. यहाँ से फैट नीचे, स्किन ऐसे अंदर जाती है, ये ऊपर आता है और ये नीचे, नोज नीचे आता है, तो ये फिर से रीपोजिशन करते हैं. बोन रिसॉर्प्शन होता है, बोन यहाँ से अंदर चला जाता है, तो उसके बदले हम फिलर करते हैं ताकि वो बोन की जगह वो फिलर काम करे, स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए. ओके. अगर किसी का 40+ शुरू हो रहा है जर्नी, 40 की एज क्रॉस कर रहा है, उस इंसान को आप कौन सी एक सलाह देंगे? सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, वर्क में ट्रेटेनॉइन, रेटिनॉल्स और ट्रेटेनॉइन. ओके. स्किन ग्लो की वजह ज़्यादा आप क्या खाते हैं वो है, या क्या लगाते हैं वो है? दोनों. ओके. एक सेलेब जिनकी स्किन आपको बहुत अच्छी लगती है? आपकी. थैंक यू. ओह माय गॉड, दैट वाज रियली क्विक. क्या पिंपल्स को पॉप करना इज ओके? सो नो, इट इज़ नॉट. डोंट डू इट. आपको बहुत हैरेस कर रहा है, आप डॉक्टर के पास जाओ. वी कैन स्टेराइल नीडल से हम उसको पस को निकाल के वी कैन हेल्प यू, बट खुद पंचर करोगे वो सब पस फैलेगा. प्लीज डोंट डू इट. ओके. टूथपेस्ट लगाना पिंपल के ऊपर? प्लीज, इट्स अ बिग नो. को लगता है ड्राई हो जाता है. नो, इट्स अ बिग नो. उससे ज़्यादा वर्स होता है. ओके. देयर इज समथिंग, लोग ग्लू लगाते हैं, क्राफ्ट ग्लू नोज पे, which is even worse.
वो नोज वहाँ के जो आपको सेबेशियस फिलामेंट्स होते हैं बेचारे, वो ब्लैक हेड्स भी नहीं होते उसको Correct. निकालने के लिए. Correct. It's horrible. And pimple patches, is it पिम्पल okay? पैचेस आर नॉट बैड. सो Okay. उसमें पिम्पल पैचेस में क्या है, हाइड्रोकोलॉइड पैचेस जो है ना, दे आर गुड. एक्टिव वाले डिपेंड्स, आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप लगा सकते हो. एक्टिव मतलब सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड वाले आते हैं, पर हाइड्रोकोलॉइड पैचेस है ना, वो अच्छे हैं बिकॉज वो स्किन मॉइस्चर रिटेन करते हैं, तो आपका एक्ने बेटर हील होगा. Okay, got it. Some true and false questions. Oily skin को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है. डेफिनेटली है, लव किसको नहीं चाहिए, पर लाइट वेट मॉइस्चराइजर. Okay. सनस्क्रीन समर में लगाओ, विंटर में ज़रूरत नहीं है. सनस्क्रीन ऑब्वियसली विंटर में, मानसून में, इंडोर्स, इन कार, सब जैसा ऑल टाइम इट्स नीडेड, इट्स नॉन नेगोशिएबल. Okay. ऑर्गेनिक और नेचुरल स्किन केयर बेटर होता है. यार नेचुरल तो पॉइजन आईवी भी है. नो इट्स नॉट सो. सी Okay. जो फॉर्मुलेटेड होता है ना, उसमें पीएच बैलेंस्ड होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर. Okay. आपको हफ्ते में एक बार तो एक्सफोलिएट करना ही पड़ेगा. करना ही पड़ेगा जैसा कोई रूल नहीं है. सबकी स्किन टाइप अलग है, उसके लिए एक्सफोलिएशन रूटीन भी अलग है, पर फिजिकल एक्सफोलिएशन इज अ बिग नो फॉर एनी स्किन टाइप फॉर मी. Okay. एक्ने सिर्फ टीनेज में ही होता है. नहीं, एडल्ट ऑनसेट भी होता है. मतलब देर आर टू कर्व्स, वन इज 14 to 24, दूसरा इज 25 to 35. अगर आप अनलकी हो, आपको दोनों पीक आएंगे. हाँ, करेक्ट. ओके. सिर्फ पानी पीने से आपकी स्किन क्लियर हो सकती है. पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स योर स्किन, बट इट्स नॉट होल एंड सोल कि उससे सब सॉल्व नहीं होगा. ओके, ठीक है. डार्क सर्कल क्रीम से क्योर किए जा सकते हैं. क्रीम हेल्प करते हैं, बट उसके कौन सा कॉज है इम्पॉर्टेंट है. क्रीम से हार्डली 20-30% इम्प्रूवमेंट आता है, उससे ज़्यादा नहीं. ओके. स्ट्रेस से हेयर फॉल और एक्ने दोनों हो सकते हैं. स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है, एक्ने बढ़ता है. इनडायरेक्टली वो पिगमेंटेशन को भी वर्स करता है. ओके. आपकी स्किन टाइप जो जन्म के साथ है वो कभी चेंज नहीं होती. नहीं होती है, फॉर श्योर वो होती है. एज यू एज आपकी स्किन ड्राई होती जाती है, और कई बार आपने प्रोडक्ट्स जैसे ओरल आइसोट्रेटिनॉइन दिया तो आपकी स्किन ड्राई होने लगेगी, भले पहले ऑयली थी. सो इट चेंजेस. ओके. कुछ लोग विमेन जो है फेस को शेव करते हैं, उनको लगता है उसके बाद जो बाल आएंगे वो थोड़े ज़्यादा और थिक आएंगे. इज इट राइट. नो इट्स इनकरेक्ट. नहीं होता, वरना कोई गंजा ही नहीं होता. ओह यस. तो मतलब शेव कर सकते हैं. कर सकते हो. Okay. देयर आर फ्यू टेक्निक्स जो फॉलो करने हैं, बट आप शेव कर सकते हो. इट इज़ सेफ टू सेव. इवन रादर आई टेल माई पेशेंट्स जिनको थोड़े पीच फज है ना, तो उनको मैं मना करती हूँ, प्लीज़ लेज़र मत कराओ, क्योंकि आपके बाल ऐसे है कि वो ट्रिगर होंगे. Okay. तो आप शेव कर सकते हैं. टीच देम हाउ टू शेव. इट इज़ सेफ टू शेव इफ़ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. शॉर्ट में अगर बता सके कैसे शेव सो करना. डिस्पोजेबल रेजर्स आते हैं, वो यूज़ करने हैं. सीरम लगा के फिर करना है, फेस वॉश करने कौन के सा बाद. सीरम? सीरम कोई भी, विटामिन सी सीरम हो सकता है, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, नॉट एक्टिव लाइक रेटिनॉल या ऐसा कुछ नहीं. जेंटल सीरम्स, ताकि आपकी ब्लेड ग्लाइड हो. ओके. मॉइस्चराइजर भी चलेगा. मॉइस्चराइजर चले, बट लाइट वेट होना चाहिए. थिक होगा तो आपको दिक्कत होगा फिर, क्योंकि योर स्किन नीड्स टू बी स्ट्रेच. मतलब ऐसे कर रहे हैं तो यू लिफ्ट इट एंड देन यू डू इट. ओके. ओके, दैट्स हाउ यू डू इट. बहुत सारे स्ट्रोक्स एक जगह नहीं लगाना. जब आप शेव कर रहे हो उस दिन, मतलब प्रेफरेबली रात को शेव करो, दिन में नहीं, क्योंकि फिर आप धूप में जाओगे. शेव कर रहे हो तब थोड़े स्क्रैचेस स्किन में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आते हैं. सो उसके बाद 3 दिन तक एक्टिव्स नहीं लगाने. मॉइस्चराइजर थोड़ा ज़्यादा लगाना है, सनस्क्रीन थोड़ा बेटर लगाना है. अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो तो 4 दिन पहले शेव करो, नॉट इमीडिएटली. ओके. और उसके 2 दिन तक एंटीबायोटिक क्रीम यू शुड अप्लाई आफ्टर यू शेव, सो दैट वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो. ओके. आपने डिस्पोजेबल बोला. रेजर. इट्स नॉट नेचर फ्रेंडली, बट उसमें ऑप्शन नहीं है बिकॉज इन्फेक्शन लग सकता है. ओके. ओके, ठीक है. एंटी एजिंग क्रीम जो है वो जनरली काम करती है. एंटी एजिंग क्रीम्स डेफिनेटली वर्क. यस, वो जैसे रेटिनॉल, ट्रेटिनॉइन, वो काम करती है. पेप्टाइड्स, वंडरफुल पेप्टाइड्स आते हैं, वो भी काम करते हैं. कौन सी बेस्ट एज है एंटी एजिंग क्रीम्स या रूटीन फॉलो करने के लिए. आई वुड से 25 प्लस सबको स्टार्ट कर देना चाहिए. इफ़ यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर स्किन एजिंग, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. जो भी मोल्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं. सारे हार्मलेस नहीं होते. जैसे मैंने बताया कि मोल्स को लेकर हम उतने डरे नहीं हैं जितना फॉरेन कंट्रीज़ में. फॉरेन कंट्री में तो एक मोल हो गया, वो दौड़ा दौड़ी हो जाएगी. हमारे यहाँ उतना नहीं है. पर हाँ, अगर आपका मोल सडनली बड़ा हो रहा है, उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, तो यू शुड गेट इट चेक कि वो कैंसर नहीं है.
ओके, ठीक है. 20s में नंबर 1 स्किन केयर टिप. सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, गुड हेल्थ. बिकॉज आपका 20 to 30 अगर मेंटेन है ना तो उसके बाद का सॉर्टेड है. यूजुअली 20 to 30 इज अ टाइम जब डाइट, एक्सरसाइज, हेल्थ को ध्यान नहीं देते बिकॉज यू आर इन योर पीक. और उसके बाद 30-40 में उसका इफेक्ट आता है. 25 पे डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए बेस्ट स्किन केयर टिप. For pregnancy, I would say go for moisturizer and sunscreen only, physical sunscreen सिर्फ. Okay. और एक्टिव्स हो सके तो मत लगाओ, ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ज़रूरत है तो खुद मत लगाओ. बिकॉज कई बार क्या होता है, पिगमेंटेशन इज़ वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी. यहाँ पिगमेंटेशन हो गया, अराउंड ब्रेस्ट हो गया, तो ओवर द काउंटर सब ग्लाइकोलिक एसिड वाला लेके. ग्लाइकोलिक एसिड इज कंसिडर्ड सेफ इन प्रेगनेंसी बट नॉट ऑन लार्ज सर्फेस एरियाज. मतलब आप पूरे बॉडी पे लगा रहे हो, नहीं, वो अब्सॉर्ब होगा. आप सिर्फ फेस पे लगा रहे हो, चलेगा. और दैट टू नॉट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ठीक है, एजिलिक एसिड इट इज सेफ. बट लोग क्या करते हैं, सेफ है तो चलेगा, पूरे बॉडी में आप नहीं लगा सकते क्योंकि स्किन से अब्सॉर्ब होता है. तो बेबी इज मोर इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम. ओके. फेस वॉश सिर्फ सुबह उठने के साथ एक बार करे इज इनफ, ट्रू और फॉल्स? नो, 2 बार तो मिनिमम, कई बार 3 बार. क्योंकि रात को आप पोल्यूशन से घर वापस आते हो, उसको क्लीन करो, उसको लव दो, दूसरे दिन सुबह फिर से प्रिपेयर होने दो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 बार तो करना ही है. ओके. बॉडी लोशन आप कभी कभी मिस करो तो चलेगा? बॉडी लोशन वो बहुत सब्जेक्टिव है. आई वोंट से कि 2 बार, पर 1 बार तो रात को एटलीस्ट लगाना चाहिए फॉर गुड स्किन. अगर आप मेन है, मतलब मेन के केस में आप का मतलब लगाओ तो बेटर है, बट वो यूजुअली सुनते नहीं है. गॉट इट. ओके. एंड व्हाट अबाउट सनस्क्रीन बॉडी के ऊपर? बॉडी के ऊपर सनस्क्रीन अगेन कि आप फुल स्लीव पहन रहे हो तो मैं नहीं बोलूँगी, पर आप बीच पे जा रहे हो, आपको लगाना चाहिए. क्योंकि सी, मैंने जैसे बोला कि वो थोड़ा डाइसी है. बॉडी लोशंस यूजुअली कॉम्बिनेशन में ही आते हैं. बहुत लार्जर सरफेस एरिया पर अब्सॉर्प्शन थोड़ा ज़्यादा होगा फेस से, तो ज़रूरी है तब लगाओ, नॉट इन रूटीन. ओके. एंड लास्ट क्वेश्चन, केमिकल पिल्स, येस और नो? यस, बाय अ ट्रेंड प्रोफेशनल, एस्ट्रिक्स, बिकॉज अभी सैलून्स भी करते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट सैलॉन्स, बट उसके आफ्टर प्रोसीजर, वो जो आफ्टर केयर है ना, वो नहीं समझाते. उसके कारण वो डर हो गया है पब्लिक में कि यार पील तो खराब है. पील के बाद आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. जो मैंने आधे घंटे में ट्रीटमेंट की, उसके 1 हफ्ते तक ध्यान रखोगे तो साइड इफेक्ट नहीं होगी. अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो, उसके पहले पील मत कराओ. मतलब करा रहे हो तो एटलीस्ट 15-20 दिन पहले कराओ. ऐसे नहीं कि हफ्ते पहले करा दिया और ग्लो आ गया, अच्छे फोटो ले लिए, फिर आप डैमेज लेके वापस आओगे. करेक्ट. सो कब करवा रहे हैं और किसके अंडर करवा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. परफेक्ट. आई थिंक डॉक्टर धारा, आपने बहुत सारे सवालों के क्विकली जवाब दिए हैं और डिटेल में जो आपने स्टार्टिंग में जवाब दिया, आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और लोगों को भी आई एम श्योर मज़ा आया होगा. एक्ने के ऊपर तो हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी, बट आई गेस आज हमने ओवरऑल सारे इश्यूज़ को अच्छे से कवर किया. एनीथिंग जो आप लास्ट में बताना चाहेंगे सबको? एक चीज़ है हेयर डाई की, कि अभी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हेयर डाई कौन सी यूज़ करनी चाहिए. तो हेयर कलर, सच बताऊँ तो कोई अच्छा नहीं है. इवन हेना इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ. ठीक है, आप एक बार हेयर कलर कर रहे हो, मतलब आपकी स्किन, आप हेयर को डैमेज कर रहे हो, तो आपके कंडीशनर इज़ अ मस्ट. कंडीशनर इज़ नॉन नेगोशिएबल. उसके बाद कंडीशनर कंपलसरी है. हेयर डाई में ज़्यादा प्रॉब्लम है एलर्जीज़ के. यूजुअली कॉमन लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हेयर डाई, हेयर कलर से कितना सीवियर रिएक्शन आ सकता है. मतलब पेशेंट्स को एडमिट करने पड़ते हैं, इतना सीवियर रिएक्शन. एवरीथिंग, बस सब स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है सब. इतना पस निकलता है. इट्स बैड. सिर्फ हेयर डाई की वजह से. बिकॉज उसमें एलर्जेंस है. आप देखो कि कोई भी बॉक्स को पीछे लिखते हैं एलर्जन. वो बोलते हैं कि पैच टेस्ट करो. पैच टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो थोड़ा लेके यहाँ लगा लो, 72 आवर्स तक कुछ नहीं होता तो पूरे हेयर पे लगाओ. यूजुअल एलर्जेंस आर PPD, दैट इज़ पैराफिनाइलिन डाइमाइन, पैराटोल्यूइन डाइमाइन. पहले PPD को PTD से रिप्लेस किया, बट अब उससे भी एलर्जी हो रही है. फॉर्माल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, ये सब जो है वो आप देख के करो कि इस सब चीज़ अवॉइड करो. आपको अगर इचिंग या कुछ हो रहा है, प्लीज़ मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि इट इज़ नॉट समथिंग, आप सेंसिटाइज हो रही है आपकी स्किन. तो आपको थोड़ा अवेयर रहना ज़रूरी है कि हो सकता है कि इस टाइम इचिंग हुई, नेक्स्ट टाइम वो फुल ब्लोन रिएक्शन आएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है.
दूसरा, हेयर डाई सालों तक करने से कई बार लोगों को पिगमेंटेशन डेवलप होता है. अभी लास्ट एक हफ्ते में 2-3 पेशेंट्स ऐसे आए कि जिनको यहाँ पे पिगमेंटेशन था और ईयर्स पे पिगमेंटेशन था. ब्लूइश ग्रे, ब्राउनिश ग्रे पिगमेंटेशन. वो जितनी भी फाइल्स मैंने देखी, हर कोई मेलाज्मा की तरह ट्रीट कर रहा है उसको, पर उसको मेलाज्मा नहीं था, उसको डाई से पिगमेंटेशन हो रहा था. सो हेयर कलर अच्छा कंपनी का यूज़ कर रहे थे, पर क्या होता है कि जब स्किन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो अनइवन है, हिल्स एंड वैलीज. तो अब जब भी आपने डाई को वॉश किया, थोड़े पार्टिकल्स निकलेंगे और वो वैली में चले जाएंगे. और बाद में वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. और धीरे धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैम वो तो मैं 5 साल से लगा रही हूँ, अभी क्यों होगा. वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो धीरे धीरे वो क्यूमुलेटिव डैमेज होता है. गॉट इट. ठीक है, तो उसमें कितनी भी लाइटनिंग क्रीम लगा लो वो ठीक नहीं होगा. उसको कॉज ट्रीट करना है. कॉज इज डाई. डाई बंद कर सकते हो तो करो, इट इज़ बेटर. अगर नहीं कर सकते तो आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली यहाँ पर, कान पर, सब जगह, एवरी टाइम आप डाई करो तब लगाओ. जब आप हेयर वॉश करो, फर्स्ट 2 to 3 हेयर वॉश करने से पहले लगाओ. उससे क्या होगा कि वो एक कोटिंग बन जाएगा, तो कुछ अंदर जाके जमा नहीं होगा. ओके, तो उससे आपको कंप्लीटली कॉज को हटा नहीं सकते, बट इट इज़ अवॉइडेबल. जो रेगुलर हेयर कलर करवाते हैं वो भी ये कर सकते हैं ताकि उनको ऐसी कंडीशन डेवलप ना हो. क्योंकि हेयर कलर से कई बार लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस, एशिडोमेटोसिस जैसी भी डिसीजेस होती है. गॉट इट. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हेयर कलर्स, हेयर डाइज को लाइटली मत लो. इवन आपने एक टेस्टर लिपस्टिक के ऊपर भी बात करी थी शॉर्ट में, इन 1 minute. यस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेस्टर्स प्लीज़ मत यूज़ करो. खरीदना आपको सस्ता पड़ेगा. स्पेसिफिकली एक तो काजल, आईलाइनर और लिपस्टिक. लिपस्टिक्स में एक डिसीज़ है विच इज़ कॉल्ड हर्पिस लेपियालिस. गुजराती में उसको बरोम उतरना बोलते हैं. कि आपको फीवर आता है अगले दिन और दूसरे दिन छोटे छोटे ऐसे ब्लिस्टर्स होता है, तो पानी भरे फुंसी हो जाती है. ऐसे कुछ लगता है कि थोड़ी सूजन है, 2-3-4 दिन में वो ठीक हो जाता है. कभी भी रैंडमली आता है, पीरियड्स के आजू बाजू आ सकता है, आपने अच्छे से रेस्ट नहीं लिया उसके आजू बाजू आ सकता है, कभी भी आता है इसकी. और जब वो एक्टिव है तब किसी ने वो टेस्टर यूज़ किया है, तो वो जब टेस्टर वो आप यूज़ करोगे वो वायरस आप में ट्रांसमिट होगा. बैड थिंग इज़ कि ये क्योरेबल नहीं है, ये रहेगा आपके साथ और जब भी मन करेगा वो वापस आएगा. इट कैन कम ऑन योर वेडिंग डे ऑल्सो. ओके, सो प्लीज़ टेस्टर लिपस्टिक्स बिग नो. कभी भी टेस्टर लिपस्टिक यूज़ मत करो. तब आई वुड से कि मैं तो इतनी डरी हुई हूँ कि मैं पार्लर में भी लिपस्टिक घर से लेके जाती हूँ. वहाँ की यूज़ नहीं करते हैं. डोंट. एंड इवन अगर यूज़ करना भी चाहते हैं, मे बी अपने हाथ में थोड़ा सा लगा कर फिर मे बी उंगली से, तो भी नहीं करना है. अच्छा, वो भी नहीं करना. वो भी नहीं. वायरस है ना, एक माइक्रोस्कोप. इवन ऑन दिस यहाँ लगाया पर वो वायरस आपके हाथ से यहाँ चला जाएगा. ओके, सो अ बिग नो. बिग नो, बिग नो. वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू डॉक्टर धारा, आपने वक्त निकाला और इतनी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई. आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम वापस से कुछ और नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे. लॉट, मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है. आई एम श्योर अबाउट इट. थैंक यू. आपको कैसा लगा? इट वाज वंडरफुल, बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू. मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड आई एम श्योर आपको भी मज़ा आया होगा. आई होप आपने अपने आप के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आप क्या फॉलो करने वाले हैं, क्या बंद करने वाले हैं, क्या अब नया शुरू करेंगे. एंड ज़रूर अप्लाई करने के बाद मुझे कमेंट में बताना कि क्या रिजल्ट मिला आपके स्किन में. इवन आप मुझे बताइएगा कि ये पॉडकास्ट में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी और क्या जानना चाहेंगे और कौन से स्पेशलिस्ट को आप चाहेंगे इस पॉडकास्ट में देखने के लिए. अगर आपका एक्ने रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, आई विल हाईली रिकमेंड कि मेरा ये वाला जो पॉडकास्ट है जो डॉक्टर धारा के साथ ही हमने किया था, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. मतलब ऐसा समझ लीजिए कि भगवत गीता या बाइबल है ऑफ एक्ने. अगर आपको कील मुहासे कोई भी लेवल पर होते हैं या उसके स्कार्स है, वो पॉडकास्ट देखना ना भूलेगा. पूरा ज़रूर इसके बाद आप देख सकते हैं और इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं. वापस से एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे मिलेंगे. तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है.